एवरीवन, गूगली टीवी से मैं हूं आपकी होस्ट इकरा कंवल। अगर ये कहा जाए कि इस वक्त मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे नामवर ख़ानदान के वारिस के घर पे मौजूद हूं तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूं हवेली बारूद खाना। आइए आपको दिखाते हैं। साहब कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इकरा, ठीक हो तुम? जी मैं ठीक ठाक। आप कैसे हैं? कैसे मिजाज? बस शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। हवेली के हवाले से ये क्वेश्चन पूछूंगी कि लाहौर की तारीखी और सकाफती ज़िंदगी में इस हवेली बारूद खाना का क्या करैक्टर है? देखिए, ये जो हवेली जो है ये ज़्यादा मशहूर हुई महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में, क्योंकि उनका जो कमांडिंग जनरल था जिसके पास लाहौर शहर की कमान थी, उस वक्त दो डिफेंस होते थे। एक किले का डिफेंस था जहां बादशाह खुद रहता था, और एक लाहौर शहर का डिफेंस था। जो लाहौर शहर का डिफेंस था उसका जो कमांडर था उसकी ये रहाइश गाह भी थी, एक हिस्सा इसका, और बाकी इसका हिस्सा जो था वो असला खाना था, यानी कि सारा बारूद और गोले और तोपें और बंदूकें और जो भी चीज़ें, घोड़े वगैरह जो चाहिए होते थे। और वो क्योंकि उस ज़माने में बगावत का ख़तरा होता था, इसलिए मोस्ट ट्रस्टेड जो महाराजा का या बादशाह का जो जर्नैल होता था उसी के ज़िम्मे ये सारा ये गन पाउडर और ये सारी चीज़ें होती थी। इसीलिए इस हवेली का नाम मशहूर है हवेली बारूद खाना, और जो जहाँ ये वाक़े है इस बाज़ार का नाम भी बाज़ार बारूद खाना है। बाज़ार बारूद खाना, अच्छा, पूरे बाज़ार को इसकी वजह से बाज़ार बारूद खाना कहा जाता है। तो अब आपने पूछा, अब ये हमारे पास ये हवेली जो है, जो जहाँ अब पानी वाला तालाब है जो अंग्रेज़ों ने जिसकी तामीर की, अंग्रेज़ों के आने के बाद सिखों के जब दौर ख़त्म हुआ, तो हमारी पहली जो हवेली थी वो वहीं थी। तो वो क्योंकि सबसे ऊंची सतह थी उस जगह की, तो वहाँ उन्होंने ये प्लान किया था अंग्रेज़ों ने, क्योंकि उससे पहले यहाँ कोई पानी का सिस्टम नहीं था। अच्छा। हमारे अपने घर में भी कुआं था जहाँ से पानी इस्तेमाल होता था। मतलब हम तो नहीं, हमने तो जब होश संभाली तो नलकों में पानी आता था। हाँ। लेकिन हमारे जो बुज़ुर्ग थे जब अंग्रेज़ों के आने से पहले, तो वो तो या जो लोग यहाँ रहते थे वो इधर से कुएँ से ही पानी इस्तेमाल करते थे, और हर मोहल्ले में हर चौक में कुएँ होते थे जहाँ से लोग जो थे, आम लोग जो पानी भरते थे। फिर जब ये पानी वाला तालाब बना तो वो हमारी जगह अंग्रेज़ों ने एक्वायर करके और उसके इव्ज़ हमें ये जगह दी, अलॉट की। अच्छा, ये हाँ, बारूद खाने की जो सारी हवेली थी। तो तब से हमारी फैमिली को 1860-62 से यही मुकीम है। ये हिस्सा जहाँ बैठी हैं आप, ये ज़नान खाना बना दिया गया, और जो दूसरा हिस्सा था जहाँ अब सिनेमा है, अनफॉर्चुनेटली वो सिनेमा नहीं बनना चाहिए था, वो भी हवेली का एक हिस्सा था। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी उस वक्त, वरना मैं कभी भी ये ना होने देता। बस किसी ने आइडिया दिया कि ये बना लो, इस तरह कर लो, और क्योंकि सब यहाँ से फैमिली चली गई हुई थी और ये खाली पड़ा था, तो शुक्र है कि ये हिस्सा जो है दैट वाज रिट्रीव्ड और ये बच गया। अब जब हमारे बुज़ुर्ग यहाँ आए तो उन्होंने एक, जिस तरह उस वक्त मुसलमानों की हालत 1857 के बाद बहुत बुरी थी। जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ माहिदा कर लिया था, और उन्होंने ये भी, उनकी ये थिंकिंग थी कि जी हम तो बेचारे पहले ही जो थे हम पे हुकूमत हो रही थी, अब आप कर लें। असल तो ये मुसलमान हैं, इनको आप सीधा करें, क्योंकि ये हुक्मरान थे। तो इसलिए मुसलमानों पे बड़ा बुरा वक्त था। ऊपर से हमारे जो उलमा हजरात थे और जो जाहिल किस्म के लोग थे वो हर किस्म की तरक्की को रद्द करते थे, कुछ पढ़ने पढ़ाने से रोकते थे, स्कूलों कॉलेजों में जाने से रोकते थे। तो उस वक़्त जो शमा, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पहली सीढ़ी और जो शमा मुसलमानों में बुलंद की सर सैयद अहमद ख़ान ने की, कि उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और मुसलमानों को ये तलकीन की और उनसे मिन्नत समाजत की कि अपने बच्चों को पढ़ाओ ताकि ये पढ़ लिख के अपना कोई किरदार अदा कर सके, एक नई पौध जन्म ले। क्योंकि जब मुग़लों की हुकूमत ख़त्म हुई तो मुसलमानों का कोई खलीफा नहीं था। फिर हम देखते थे टुवर्ड्स जो तुर्की में सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे, उनको, बादशाह को हम देखते थे एज आर
और यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने मैं जो चंद और पंजाब में मुसलमान जो वेल टू डू थे, उनके साथ मिलके इन्होंने उसी तर्ज से अंजुमन हिमायत इस्लाम तब की बुनियाद रखी। पहले इसका नाम अंजुमन इस्लामिया था, फिर बाद में अंजुमन हिमायत इस्लाम, जिसमें फिर बाद में ये इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन, फिर बाद में आपकी ख़वातीन की जो कॉलेज है कूपर रोड, अब तो शायद यूनिवर्सिटी है इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड, लॉ कॉलेज भी फिर बाद में बना। और बहुत सारी ये आप देखिए कि ये यतीम खाने और इस तरह के स्कूल बच्चों के लिए ओवर द ईयर्स बनाए गए। तो उस वक़्त जो मेरे दादा के दादा थे मियाँ करीम बख्श, वो लाइफ प्रेसिडेंट थे अंजुमन के। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी 1/3 जो प्रॉपर्टी थी वो अंजुमन के नाम कर दी थी, और इसी तरह लोगों ने की थी पक्के उसको करने के लिए। बादशाही मस्जिद बड़े बुरे हालात में थी, तो उसकी जो मुरम्मत थी, रेस्टोरेशन थी, वो भी मियाँ करीम बख्श साहब ने अपने ज़िम्मे ली। ये दीवारें जो थीं आप देखती हैं जो चारों तरफ हैं बादशाही मस्जिद के, नहीं थी, ये खुला मैदान था। बल्कि जो हजूरी बाग की जो साइड थी वहाँ भी कोई दीवार नहीं थी, क्योंकि सिखों ने काफ़ी बर्बादी की थी, और जो मिनरेट्स थे, इसके जो मीनार थे, वो डैमेज हुए हुए थे तोपों के गोलों से। फिर खैर इसकी मरम्मत वगैरह में वो इन्वॉल्व रहे। अब अंजुमन जो थी, अंजुमन का एक सालाना जलसा होता था हर साल, जिसमें सारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल और जितने मुस्लिम माइंड्स क्या कहते हैं वो इकट्ठे होते थे यहाँ लाहौर में, और एक लाए अमल की सोच जो उसमें लाई जाती थी कि अब आगे मुसलमानों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग आए। अल्ताफ़ हुसैन अली साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, ठीक है, उसमें मौलाना शौकत अली मोहम्मद अली जौहर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, सर सैयद भी उसमें तशरीफ़ लाए, मुफ्ती फ़लस्तीन के भी उसमें तशरीफ़ लाए, बहुत बड़े बड़े आलिम और जो हमारे दानिश्वर थे वो तो वहीं से आप कह सकती अल्लामा इकबाल बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान मोहम्मद ख़ान, वो भी अंजुमन में इन्वॉल्व थे। महमूद अली कसूरी साहब की तो पैदाइश यहाँ की है, क्योंकि उनके जो दादा थे मौलाना कसूरी, उनको हमारे बुज़ुर्ग कसूर से लेके आए थे यहाँ के अंजुमन की सारी आप इसका सिलेबस बनाएं आप, और इसकी सारी आउटलाइन जो है उसको तैयार करें। तो उस वक्त वो यहीं मुकीम थे। और क्या कहते हैं फिर प्रोफेसर नज़ीर जो उनके महमूद अली कसूरी साहब के जो कज़न थे, वो भी यहीं पैदा हुए, यहीं पले बड़े, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल लगे, बहुत ही मशहूर एक हमारे उस्ताद भी थे और दानिश्वर भी थे। डॉक्टर तासीर यहीं उनकी परवरिश हुई। फैज़ साहब का आना भी यहाँ बहुत था, अपने वालिद साहब के साथ जब आते थे तो यहीं मुकीम रहते थे। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला साहब जितने साल यहाँ अपने उनका दौर था जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, वो तब भी यहीं मुकीम रहे। सो बहुत सारे लोग जो थे मर्दान खाने में, कई लोग तो सारी ज़िंदगी रहे वहाँ। अच्छा जी। एक शायर थे, उन्होंने यूसुफ ज़ुलेखा पंजाबी में उन्होंने लिखी, मौलवी मोहम्मद हुसैन शायद उनका नाम था। उन्होंने वो किताब भी यहाँ लिखी, हमारे बुज़ुर्गों ने किताब भी वो छपवाई। वो कोई मुझे किताब दे के गया कि जी इसमें आपके बुज़ुर्गों का नाम है एंड में। अच्छा। उस ज़माने में जो शायर थे वो ज़रूर लिखते होते थे अगर किसी ने किताब छपवा के दी या कहाँ ये वो। तो फिर मैंने अपने दादा को दिखाई, उन्होंने कहा हाँ ये यहीं रहते थे, यहीं इनकी डेथ हुई, और ये किताब जो है ये मेरे जो दादा थे उन्होंने इनको छपवा के दी थी वो किताब। सो एक उनका जो एक हमारी फैमिली का जो एक थिंकिंग थी वो बड़ी बहुत ज़्यादा, इट वाज मोटिवेटेड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत करते थे। कश्मीर से जब मैं कहत पड़ा है जब, तो कश्मीरी यहाँ 4-5 हज़ार कश्मीरी आया यहाँ, और उसको फिर हमारे अपना मियाँ करीम बख्श साहब ने उन सब को जगह दी। ये मिंटो पार्क जहाँ अब है, इकबाल पार्क, ये भी हमारी तो काफ़ी सारा हिस्सा का हमारी मलकियत थी। वहाँ उनको रखा, उनको 2-3 महीने खाना पानी
everything, you know, because he was, you know, he was माशाल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में he was a contractor, एक उनके हिंदू पार्टनर थे, और वो ये सारी जितनी बिल्डिंग्स आप देखते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, एचसन कॉलेज, रेलवे स्टेशन, हाई कोर्ट, ये सब उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट की थी। तो ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि उनके पास अल्लाह ताला ने उनको बहुत पैसे से नवाजा, बहुत दिया था। वो उसी तरह ही उनकी अपनी लिविंग बड़ी सिंपल थी, सारे हमारे घर की। कभी भी कोई ज़्यादा, मेरा मतलब है कि कोई जेवर औरतों में या कोई, वो इस चीज़ को कालीन तक नहीं बिछाते थे अपने कमरों में, वो कहते थे ये भी इस्लाम के ख़िलाफ़। सो वो इस किस्म की इस थिंकिंग के लोग थे वो। तो उन्होंने फिर ये सारी जो अंजुमन इसको तैयार किया। फिर आप देखें कि जब कायदे आज़म पहली दफ़ा जब लाहौर में तकरीर करने आते हैं तो अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। ये बरकत हॉल में वो जलसा हुआ, और मियाँ मीरुद्दीन जो मेरे दादा थे वो भी वहाँ मौजूद थे, बल्कि उनका इन्विटेशन था जिस पे कायदे आज़म आए थे। पहली दफ़ा उन्होंने एड्रेस किया। यहीं से, इन्हीं कॉलेजेस से आपका हरियावल दस्ता निकला, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन जो थे, क्योंकि वो एक बिल्कुल मुसलमानों का एक, जब ये सोच बदली मुसलमानों में और मुसलमानों के बच्चे पढ़ लिख गए, वो भी कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो एक नई नस्ल जो है आपकी, उसकी सोच ही और थी। उनको वो फिर उनकी वो सोच ये नहीं थी कि हमने सिर्फ क्लार्क लगना है या हमने चपरासी लगना है, वो फिर ज़रा ऊंचा देखते थे। और ज़ाहिर बात है कि जहाँ इकबाल जैसे आगे उस्ताद हों या आगे गाइड करने वाले हों, तो वो एक माहौल ही बिल्कुल जो था वो और किस्म का था। तो उस वक़्त पाकिस्तान बनने से पहले ये सारी एक्टिविटी इस हवेली में हुआ करती थी, ठीक है। और एक ये माहौल था। फिर जब पाकिस्तान बन गया, फिर ये जगह छोटी हो गई, फैमिली, उनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब जो थे अपने, और सबके बच्चे हो गए, आगे ये फिर जगह कंजेस्टेड हो गई, तो फिर सब हवेली छोड़ के चले गए। फिर ये कुछ 40 साल तकरीबन ये बिल्कुल बंद रही। इलेक्शन में मेरे वालिद या मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ता था, तो यहाँ से हम, तब ये ज़्यादातर खुलती थी, वरना ये मुलाजिम ही एक दो रहते थे। इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ, काफ़ी हिस्सा इसका गिर भी गया, जो नाकाबिले मुरम्मत था। तो फिर उसके बाद मैं फिर कोई 86 में मैंने कहा भाई अब ये, या अगर मैं इसके यहाँ जाके रहना ही पड़ेगा, तो ये इसकी रेस्टोरेशन जो है वो हो सकेगी, वरना तो ये गिर जाएगी सारी। सो मैं आया यहाँ, मेरी वालदा बड़ी सख्त मेरे से नाला थी, कहने लगी कि ये घर नहीं गिर जाना है और तुमने कहीं हो जाना है उसके साथ ही ठीक है। मैंने कहा नहीं जी कोई बात नहीं, एक कमरा मैंने अपना ठीक किया, एक बाथरूम, बस मैं शिफ्ट कर गया, ठीक है। बाकी फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो फ्लोर्स थे, जो पेंट करना था, जो खिड़कियाँ, दरवाज़े, वुडन चीज़ें, हर चीज़, जो बाथरूम्स ठीक होने थे, ये सारा। अब माशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से इतने सालों के बाद तमाम घर ऑपरेटिव है, हर कमरा जो है वो वो लिवेबल है, मेहमान आते हैं, बहुत आते हैं, और कई दफ़ा घर बिल्कुल भर जाता है, इतनी अकोमोडेशन होने के बावजूद भी बिल्कुल भर जाता है। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि इस घर को टू इमेज पाकिस्तान, टू इमेज the real side of Pakistan, the history of Pakistan, the culture of Pakistan, and also कि अपने यूथ को किस तरह हम अपना पास्ट, अपनी हिस्ट्री, और किस तरह इनको हम अपनी जो आइडियोलॉजी है, अपनी आइडेंटिटी है, बिकॉज़ सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमारे मुल्क में है कि हमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं, हमें कुछ पता नहीं कि ये मुल्क क्यों बना, किसने बनाया। भाई इतना पता कायदे आज़म और इकबाल, उनको हम हीरो वर्शिप कर लेते हैं, लेकिन उनके वही हाल है कि जो हमने अपने मज़हब के साथ किया है। हम मुसलमान हैं, हम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं है हमें कि मज़हब क्या है, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ फ़िक़ा कह रहा है, कोई फ़िक़ा कह रहा है, और सब अपनी अपनी हाँप रहे हैं, और बीच में से जो एक्चुअल रियलिटी है वो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, इकबाल का शेर है कि हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, तमद्दुन तसव्वुफ़ शरीयत कलाम, बुताने अजम के पुजारी तमाम। यानी कि इतने हार्ड वर्ड्स नामा ने यूज़ किए हैं सबके लिए,
चाहे सूफ़ी हो, चाहे मुल्ला हो या जो भी हो, क्योंकि दिस इज़ द मेरी कि ये जो हमारी हालत है मुसलमानों की सारी दुनिया में, इसी वजह से तो हुई है कि हम पीछे रह गए हैं। ठीक है, इस्लाम हमें आगे मूव करने को बताता है, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। बहरहाल वो तो एक और बहस है। तो उसके बाद फिर मैंने अब ये प्रोग्राम शुरू किया PTV के साथ, विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड। अब विरसा हेरिटेज रिवाइव जो है, जब मैंने सियासत छोड़ी 15-20 साल पहले, मैंने फ़ैसला किया, मुझे नज़र आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा था कि किस लेवल की करप्शन हो रही है। मुझे पाकिस्तानियत नज़र नहीं आ रही थी कहीं, नॉट किसी टॉप लेवल पे पाकिस्तान की, चाहे वो कुछ कोई भी हो, मुझे पाकिस्तानियत नज़र नहीं आ रही थी। सिर्फ पैसे की हवस और अब मुल्क की सौदाबाजी। मेरे ज़मीर ने नहीं गवारा किया। आई थॉट कि ये मैं कर ही नहीं सकता। आई मीन आई शुड बी मोर यूज़फुल। मैं वो चीज़ करूं जहां मैं कोई काम आ सकूं अपने मुल्क पे, क्योंकि मेरे अंदर ये ज़ाहिरी बात है कि बाप दादा परदादा उनके वालिद शुरू से उन्होंने अपने मज़हब की और अपने लोगों की उन्होंने खिदमत की। अभी तक मेरे पास वो कालीन मौजूद है जिस पे खड़े होकर कायदे आज़म ने 23 मार्च 1940 को, क्योंकि मेरे दादा मियाँ मीरुद्दीन इंचार्ज थे, वो पंडाल कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने ही सारा जलसा जो था वो ऑर्गेनाइज़ करना था। ये एक लंबी कहानी है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। किसी दिन कभी पूछोगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरह वो जलसा हुआ। वो नहीं होना था, फिर ज़बरदस्ती हमारे बुज़ुर्गों ने कायदे आज़म को कन्विंस किया कि नहीं ये होना ही चाहिए अपना 23 मार्च को। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर वो तशरीफ़ लाए यहाँ और सारा कुछ जो भी हुआ माशाल्लाह जलसा बहुत हो गया। और उसके जलसा 1940 को में हुआ और 47 में हमने पाकिस्तान बना लिया, इतनी जल्दी माशाल्लाह जो भी था। तो फिर देखिए मेरे माइंड में फिर मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। कुछ मेरे माइंड में ये आया कि मैं ये इसी तरह की कोई चीज़ करूं कि किस तरह मैं असरअंदाज हो सकता हूं अपने यूथ को, जो बिल्कुल ही ना आशना है, जिनको पता ही कुछ नहीं है, उनका कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है उनका। तो इत्तफाकन ये हुआ कि कायदे आज़म की बेटी पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, तो मेरे यहाँ भी वो तशरीफ़ लाई, बल्कि मैंने उनके साथ कुछ 6, 7, 8 घंटे गुजारे। आई स्पेंड टाइम विद हर। पहले मैं उनको खाने पे ले गया कुकूज़ कैफ़े, फिर उसके बाद वो यहाँ आई, फिर हम गए अपना जो हमारे BCCP के चेयरमैन थे, अपना उनके जो बेटे हैं उनका आइसक्रीम पार्लर था डिफेंस में, हम वहाँ भी गए। वो पूरी मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक आर्टिकल, जो मैंने ज़िंदगी में कभी एक दूसरा आर्टिकल नहीं लिखा, वो एक ही आर्टिकल मैंने लिखा, वो डॉन अखबार में छपा था और उसका आप गूगल भी कर सकती हैं उसको, व्हेन टाइम स्टूड स्टिल। उस दिन का जो वाक़या मेरा उनके साथ जो टाइम गुजरा उस पर था। तो मैंने उनसे पूछा, यही हम बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मुझे आप बताएं, आप गाइड करें, आपका तो वो खून है जिसने पाकिस्तान बनाया है। मैंने कहा मैं बड़ा लॉस्ट फील कर रहा हूँ इस सारी सिचुएशन में कि मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मीडिया के थ्रू कुछ मैं कर सकूँ। उन्होंने कहा, मुझे बड़ा इनकरेज किया, उन्होंने कहा बिल्कुल ये तुम करो, क्योंकि फ्यूचर में मीडिया ही है। अगर तुमने अपनी आवाज़ पहुंचानी है, अपना मैसेज, अपनी थॉट, मीडिया इज़ द बेस्ट थिंग। ठीक है, खैर मुझे बहुत इनकरेज किया। उसके बाद फिर उस वक्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उन्होंने एक नेशनल सूफ़ी काउंसिल बनाई। नेशनल सूफ़ी काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन था। पहला प्रोग्राम हमने किया कलाम इकबाल के ऊपर, हजूरी बाग में प्रेसिडेंट साहब भी आए और भी तमाम जो लोग थे, तब जितने गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स और इस तरह जो टॉप पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट थी, वो सारे वहाँ वो आया। वो बहुत आला, आई थिंक इट इज़ प्रॉब्ली सबसे खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान की टेलीविज़न हिस्ट्री में, सारे पाकिस्तान की इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम कभी किसी ने शूट नहीं किया। तो इट वेंट ऑफ वेरी वेल और बड़ा उसका इम्पैक्ट हुआ। मैंने ये सोचा कि यहाँ इस्लाम सिर्फ सूफ़ी लेके आए, ना कोई मौलवी लाया, ना कोई बादशाह लाया, ना कोई भी यहाँ इस्लाम, ना मोहम्मद बिन कासिम साहब लेके आए, ना शहाबुद्दीन गौरी लेके आए, ना यहाँ महमूद गज़नवी मुसलमान थे, लेकिन इस्लाम वो यहाँ उन्होंने नहीं फैलाया। इस्लाम ना किसी बादशाह ने फैलाया। अगर इस्लाम यहाँ फैलाया तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सूफिया ने फैलाया, और वो उन्होंने अपनी मोहब्बत से, प्यार से, इंसान दोस्ती से, दूसरों की मज़हब की रिस्पेक्ट करके उन्होंने लोगों के दिल मोह लिए। और अच्छा, फिर मैंने ये आप देखें कि कवाली क्या थी।
कवाली उन्होंने यहाँ रियलाइज़ किया सूफिया ने कि म्यूज़िक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लोगों की यहाँ। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है म्यूज़िक, उन्होंने कवाली डेवलप की। और आप सोचें कि कवाली को सुन कर कई लाख लोग जो थे वो मुसलमान हुए, क्योंकि जो चीज़ दिल में उतरती है वो ज़ाहिरी बात है कि उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो मैंने ये सोचा कि चीज़ वो करनी चाहिए जिसमें कि म्यूज़िक, पोइट्री एंड टेलीविज़न, और उसी का मिक्सचर कर दिया आपने। हाँ, मैंने फिर सा ये बनाया। इसमें आप देखें, इसमें सिर्फ नॉट ओनली दैट, कितने मैंने अपना मोटिवेशनल वीडियोस बनाए, कायदे आज़म पे, इकबाल पे, फ़ातिमा जिन्ना पे, पाकिस्तान पे, वो सारा इज़ अ पार्ट ऑफ इट। और किया मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ ही, क्योंकि मैं किसी और चैनल के साथ कोई अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं किसी और के साथ काम करूं, क्योंकि ये मेरा काम जो है वो मैं चाहता हूं कि हर उस पाकिस्तानी तक पहुंचे जो अपने मुल्क से प्यार करता है। अब कई लोग समझते हैं कि जी ये एक बात, जी अब कोई लोग मुझे कहते हैं कि जी बहुत अच्छी म्यूज़िक आप बनाते हैं, आप कंपोज़ करते हैं, तो मैं बड़ा हंसता हूँ अपने आप में। मैं कहता हूँ कि अब मैं क्या इनको समझाऊँ, ये म्यूज़िक नहीं है, मैं एक बॉर्न म्यूजिशियन हूँ, ये अल्लाह ताला की देन है मुझे। इट इज़ जस्ट इनक्रेडिबल कि मैं जिस तरह मतलब कि मैं कंपोज़ कर लेता हूँ, मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं है कंपोजिशन में करने में, लेकिन जब मैं करता हूँ, इनको पता है राहत को, बग्गे को, कि बैठे बैठे एक सेकंड में आई कैन कंपोज समथिंग। नात की एल्बम हर साल मैं करता हूँ विरसे में। वो आधे घंटे में मैं बैठ के हिना नसरुल्लाह के साथ वो सारी एल्बम कंपोज हो जाती है। आधे घंटे में 8 या 9 नातें जो हैं इजीली। देखिए वो कहते हैं ना कि अगर आपकी कोई नीयत साफ़ हो तो आपको मदद ऊपर से ही आती है। वरना मैं कई दफ़ा ख़ुद सोचता हूँ कि मसलन ख़ास तौर पे जो इकबाल और गालिब की 2 एल्बम्स मैंने राहत के साथ की हैं, कि मैं नहीं समझता कि मैं इस चीज़ का अहल था कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, क्योंकि इकबाल के कलाम में सिर्फ इकबाल का ही कलाम है। उसके जितने भी तमहीदी अशार हैं, या जिसको कहते हैं कि उसमें जो उसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप अमूमन हर शायर का कलाम उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों शायरों के साथ कोई दूसरा शेर किसी का मैच नहीं करता, ना गालिब में और ना ही इकबाल में। तो उनको ऊपर मसलन कोई, मैंने सबसे पहले गालिब की का कलाम था कोई उम्मीद भर नहीं आती, उसको मैंने कंपोज़ किया, और वो स्टार्ट था हमारा विरसा का। और ये हमारी किस्मत अच्छी कि नसीरुद्दीन शाह साहब उसके लिए तशरीफ़ लाए यहाँ। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा शाह जी आप बड़ी खुशी होगी। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल आऊँगा। फिर वो आए। वो हमारा पहला प्रोग्राम था, हमने बहुत छोटे मतलब कि 15, 20, 25 लोगों के साथ ही किया था उस वाले कोर्टयार्ड में, और बहुत खूबसूरत उसमें वो बोले। फिर एक दफ़ा दोबारा फिर गालिब पे मैंने प्रोग्राम किया, फिर दोबारा भी वो आए। तो ये गालिब शनासी, इकबाल शनासी, ये हमारे बच्चों को इन चीज़ों का, अब राहत अगर करेगा कोई चीज़ तो ज़ाहिरी बात है कि उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। अली ज़फ़र अगर गालिब गाएगा तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, ठीक है। या कोई और बड़ा स्टार जो है, अगर वो क्या कहते हैं इन चीज़ों को गाएगा, तो फिर ये यंग जनरेशन जो है ये समझने की कोशिश करेगी। मैं आपको बता नहीं सकता, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी बाहर हैं, उनके जो वालदैन के और उनके नानाओं और दादाओं के जो मुझे फ़ोन आते हैं शुक्रिया के, वो यही कहते हैं कि हम तो शॉक्ड हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन ने आके हमसे पहली दफ़ा पूछा है कि दादा जान ये समझा दें ये गालिब का कलाम क्या है या इकबाल का, कि हमें अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही। सो ये मैं, और दूसरी बात ये है कि फिर जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया 1 साल 1.5 साल पहले, तब मुझे पता चला कि 18 से 35 साल तक के जो लोग हैं मैक्सिमम हमारे प्रोग्राम देखते हैं, फ्रॉम 18 to 37, 18 to 34 और 35। और पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न सऊदी अरेबिया, नंबर 2 इंडिया, देन पाकिस्तान, एंड देन अमेरिका, एंड देन यूरोप। पाकिस्तान 3rd नंबर पे, मतलब पाकिस्तान पे मेरे ख्याल वो लोग देखते होंगे, टीवी पे भी ज़्यादा देखते होंगे ना, क्योंकि अभी ये लगता होगा, या अभी इतना वहाँ बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो सब के सब यूट्यूब के ऊपर वो हैं, मौजूद हैं, और वो देखते हैं। सो ये सकाफ़त मैंने शुरू की। मैं इनकरेज करता हूँ कोई अच्छा वीडियो हो, कोई अच्छी कोई चीज़ हो, स्टूडेंट्स के लिए हर वक्त मेरा घर खुला हुआ है। आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हों, हर वक्त स्टूडेंट्स होते हैं, इतवार वाले दिन बिल्कुल
बहुत से लोग आते हैं देखने के लिए भी, स्टूडेंट्स भी आते हैं और मुझे बेहद खुशी होती है कि मेरा घर जो है उनके लिए खुला हुआ है। बिकॉज ये दिस बिलोंग्स टू एवरीवन दिस हाउस। इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक एक अपनी एक एक वर्थ है, तो उसको रहना चाहिए। अब माशाल्लाह ये वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको डिक्लेयर कर दिया है एज अ हेरिटेज साइट, तो हम इसको ना गिरा सकते हैं, बेच सकते हैं लेकिन गिरा नहीं सकते। सो ये इसकी एक प्रोटेक्शन होगी। अच्छा यूसुफ साहब, मैंने आपसे सारी बातें की, आपकी हवेली के बारे में बात की, आपने बहुत डिटेल में बताया। मुझे ज़रा आप अपने बचपन के बारे में, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी। बचपन बड़ा ही खूबसूरत बचपन था। कि बचपन में क्या क्या बड़े हम शरारती थे। यहाँ खेल कूद करते थे, किले की सीढ़ियों पे हमने गुल्ली डंडे खेलने, फिर क्या कहते हैं सारे जितने मेरे दोस्त थे मोहल्ले के जो मेरे साथ जो पले बड़े, अब उनमें से कुछ चले गए हैं, कुछ थोड़े से रह भी गए हैं। तो शरारतें हम क्या करते थे। और एक दफ़ा 1 रुपया हमारी दादी मुझे देती थी, 1 रुपया। उस ज़माने में 64 पैसों का 1 रुपया होता था और 64 पाई उसको कहते थे, छेद वाली वो होती थी। अच्छा। गोल सी, उसके अंदर आप मेरी एक तस्वीर भी है कि उंगली पे मैंने इस तरह एक पैसा पहना हो। कॉइन होता वो? हाँ, कॉइन के अंदर छेद था वो। अच्छा। शुरू में वो एक पैकेट मिलता था हमें, पूरे 64 उसमें पैसे होते थे और उसमें अखबार में लिपटा हुआ इतना सा बड़ा नीटली पैक। तो वो मेरी दादी के पास एक चांदी का संदूक था, उसको वो इतनी सी ताली लगी होती थी, वो फिर खोलती थी, फिर उसमें से निकाल के देती थी सबको, और भी जितने ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके, मैं उनका बाय द वे फेवरेट। अच्छा। तो हम यहाँ निकल जाना बाहर, यहाँ एक फैज़ की दुकान होती थी पंसारी, बेचारे फौत हो गए अब। तो वहाँ ये हमें ये वो मीठे सिगरेट मिलते थे, वो हम लेते थे। सिगरेट कैसे? मतलब वो एक कैंडी होती थी सिगरेट की तरह बनी हुई। अच्छा। डब्बी सिगरेट की होती थी। अच्छा। अंदर कैंडी होती थी, वो मुंह में लगा के प्रिटेंड करते थे कि हम स्मोक कर रहे हैं। फिर एक दफ़ा हम एक डब्बी सिगरेट की भी ले आए। अच्छा। सारे हम 4-5-6 लड़के थे, ऊपर हम छत पे चढ़ गए। अच्छा। और 2 आने की पैकेट आता होता था, वो एक सिगरेट था, क्या कहते थे उसको, बगले का निशान था उसके ऊपर। अच्छा, फ़िल्टर नहीं होता था उसका, वो फ़िल्टर की तरह एक चीज़ बनी होती थी, लेकिन वो सारा तम्बाकू ही था, फ़िल्टर नहीं होता था। वो हमने फिर एक दफ़ा, ये मुझे याद है कि हमने फिर सिगरेट पीने नहीं आते थे, फिर हम बाहर की तरफ स्मोक जो थे फू करते थे, खूब ज़्यादा इस तरह करते थे, ये हम करते थे। फिर एक दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई, वहाँ हमारे जो बाहर वाला तबेला था हवेली का, उसके नीचे मतलब ये ऊपर एक रॉन्स थी इस तरह ओवरलुकिंग जो द स्टेप्स ऑफ द फोर्ट, जो उस किले की सीढ़ियाँ, और उसके नीचे 2-3 कमरे थे, वो किसी को दिए हुए थे, वहाँ लोग रहते थे। उन्होंने सामने एक्सटेंड करके ना तो स्ट्रॉ की एक शेड डाला हुआ था, मतलब वरांडा सा बनाया हुआ, शेड बनाया हुआ था स्ट्रॉ का। वो मैंने एक तीली लगा के तो उसके ऊपर फेंक दी। हाँ, ये मैं जब आपके बारे में पढ़ी थी, मैंने सुना था आपने अपने नेबर्स का घर जला दिया। नहीं, घर नहीं जला था, मतलब कि उनका जो वो होता, लो जी, वो तीली लगाई और वो तीली फेंक माचिस की फेंकी, और वो तो 1 सेकंड में इस तरह जली के पता ही नहीं चला। वो तूड़ी तो होती है सारी। वो चिप्स वाले बस जी, उसके बाद मैं तो भाग भूग के अंदर आ गया, दादी के पीछे छुप गया। वालिद मेरे को जब पता चला तो बड़े गुस्से में थे वो, ओ हो बड़े गुस्से में वो आए और उन्होंने कहा कित्थे वे उन्होंने करो मेरे सामने। तो मेरी दादी ने कहा नहीं, मैं उन्होंने 7 चोरां दी मार देती, बिल्कुल तू कुछ ना कह इन्हों। अच्छा, दादी ने आपको मार से बचाया? हाँ, दादी ने कहा 7 चोरां दी मार देती, उन्होंने हाथ नहीं कभी लगाया था मुझे। उनके सामने कोई बोलता भी नहीं था, मेरे वालिद नहीं बोलते थे, मेरा दादा नहीं बोलता था, उनकी फर्स्ट कज़न भी थी और उनसे 2 साल बड़ी थी। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो वो बड़ा क्या कहते हैं, उनका प्यार सब से बहुत करती थी, लेकिन उनका रोब भी बहुत था। तो इस तरह की शरारतें करते थे। काइट फ्लाइंग बहुत होती थी, सारा दिन ही काइट फ्लाइंग होती रहती थी यहाँ उस ज़माने में। तो और सादे लोग थे, सादा माहौल, कोई फ़र्क नहीं था। अमीर और गरीब का फ़र्क मैंने नहीं देखा अपनी फैमिली में। अच्छा। बाहर बैठते थे सब इकट्ठे उस रॉन्स के ऊपर, हुक्के लगते थे, जो मोहल्लेदार आया बैठा, वहीं अपना सूफ़ी तबस्सुम साहब भी बैठे हुए हैं, वहीं प्रोफेसर अपना नज़ीर भी बैठे हुए हैं,
वहीं अल्लाह आपका भला करे, चुगताई साहब भी बैठे हुए हैं, अला बख्श साहब भी बैठे हुए हैं और आम लोग भी बैठे हुए हैं और खुश गप्पियाँ और अच्छी, मतलब किस लेवल की गुफ्तगू होती थी। फिर एम असलम साहब थे मेरे वालिद के मामू, बहुत बड़े राइटर थे, नकाश फितरत उनका खिताब था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 1 लाख सफ़ा लिखा, 1 लाख सफ़ा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में लिखा। उनका अपना उनकी अपनी एक बैठक थी बाहर बिल्कुल हवेली के, और वो वहाँ उनका एक सारे उनके जो दोस्त, अच्छा तो मेरे वालिद कहा करते थे, मामा जी ताड़े कोई दोस्त पंजाबी नहीं है, सारे दे सारे ही उर्दू स्पीकिंग ने। वो सब उनके दोस्त माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लोग थे वो सब, कोई सबूही साहब थे, कोई अपना जिस तरह हकीम सईद साहब थे कराची में, बहुत उनकी दोस्ती थी। इसी तरह कोई देहलवी, कोई लखनवी, यही उनके नाम थे ज़्यादा। और क्या उनकी जो महफ़िलें होती थी, कभी कभी मैं जाके बैठता था, इट वॉज़ अ शावर। अब मैं सोचता हूँ वो बातें मुझे याद आती हैं कि व्हाट आई एम टुडे ऑनेस्टली उन बुज़ुर्गों के साथ बैठ के जो मैंने सीखा है ना, ऑलवेज़ मुझे शौक़ ही बड़ा था इन बड़ों में बैठ के सुनने का, उनकी कहानियाँ वो अभी तक मुझे याद है। वो जो लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ, वो सारा फ्रॉड है। वो तो मुझे जो बचपन से चीज़ें याद हैं, वो कहानियाँ किस्से जब मैं सुनाता हूँ तो लोग जो हैं उससे बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं। वैसे मैं टोटली जाहिल हूँ, इसमें कोई शक नहीं। और वही चीज़ अल्टीमेटली आज अब जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब मेरे दिमाग में वो चीज़ें हैं और वो काम आती हैं, इंस्टिल्ड इन माई माइंड, बैठ गई हुई है अंदर। आपके एरिया में यहाँ बाज़ार हुस्न भी था, तो आप बचपन से खुद गाने के शौकीन थे, तो आप यहाँ जाया करते थे मौसीकी सुनने के लिए? नहीं, बचपन में तो हमें पता ही नहीं था कि यहाँ क्या है। अच्छा। ये तो जवानी में आके समझ आई, बचपन में किसको पता होता है कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। क्योंकि ज़रा हमारे क्या कहते हैं इस एरिए से हट के वो दूसरा जो मोहल्ला है वहाँ ये होता था। अच्छा। बिल्कुल गए हैं वहाँ। अच्छा। ठीक है, और बहुत इन्जॉय करता था, क्योंकि देखे वो एक हमारी सकाफ़त का हिस्सा था। ये लड़कियां जो थीं, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जितनी बड़ी आपकी फ़नकार आए हैं, चाहे वो गायकी में हो या एक्टिंग में हो या इन दोनों फील्ड्स में, मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम हेयर। इनकी तालीम होती थी यहाँ। कितने बड़े बड़े उस्ताद जो थे, उस्ताद बरकत अली ख़ान साहब जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के भाई थे, यहीं उनकी बैठक थी, ये सब वहाँ सीखती थी। ठीक है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। ये नहीं कि जो आजकल बेहूदगी हो रही है और जो भी है, मुझे तो बल्कि ये दुख है कि यहाँ सारे वो, अब मेरा मतलब है यहाँ से इन्होंने ख़त्म कर दिया और अब सारे मोची आ गए हैं, और अब मेरा मतलब है कि चारों तरफ बू ही बू है केमिकल्स की। ठीक है, तो ये बिल्कुल। और मैं बड़े जो बाहर से मेरे गेस्ट आते थे, मतलब मिक जैगर और उसकी बेटी जेड आए, इमरान और जमाइमा ने उनको इनवाइट किया था यहाँ। तो हमने एक इवनिंग यहाँ मेरे पास ही वो ठहरे, एक इवनिंग यहाँ हमने खान साहब की रखी, बिकॉज वो बहुत बड़े फ़ैन थे नुसरत फतेह अली खान। अच्छा। तो उन्होंने कहा नुसरत को सुनना है, तो हमने एक उनकी इवनिंग रखी यहाँ। ये इसी स्टेज पे उन्होंने गाया खान साहब ने, हम नीचे ज़मीन पे यहाँ बैठे रहे। सुबह के 5 बजे तक ना वो उठे ना खान साहब उठे। तो दूसरे दिन उनको मैंने कहा चलो अब तुम ये बाज़ार भी देखो जो हमारा बाज़ार है। वो बड़े फैसिनेट हुए, हमने जाके गाना सुना। वो घुंघरुओं के साथ वो लड़कियां डांस करती थीं, उनका क्योंकि वो ट्रेंड थी डांस में भी और गायकी में भी, तो वो अच्छा लगता था। अब तो पता नहीं क्या होता है, मैंने सुना है कि अब तो वो कोई टेपों शेपों पे या इंडियन जो हैं ये आजकल के जो कोई गाने फास्ट किस्म के और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सॉन्ग्स, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक, वो उसमें वो डांस वांस होता है और उसमें काफ़ी, मेरा मतलब है कि उनमें कोई और वल्गैरिटी भी होती है। सकाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। ठीक है, ये सकाफ़त हमारी हज़ारों साल पुरानी थी, ये आप तो नहीं कह सकते। आप इसको डिनाई करें या जो मर्ज़ी करें, ठीक है, लेकिन देखें ना, मैं आपको एक छोटी सी बात, जब नवाब कालाबाग गवर्नर थे तो नवाब कालाबाग को किसी ने कहा कि ये बाज़ार आप बंद करवा दें, ये बहुत बुरी चीज़ है। उन्होंने कहा कि मैं बंद करवा दूँ, ये सारे शहर में फैल जाएगा। उन्होंने कहा वो हमारे बड़े अक्लमंद थे, वो एक ही जगह रखते थे सब कुछ को। और ये होता था लाहौर में, सुबह डाका पड़ा, शाम को डाकू यहाँ गाना सुनते हुए पकड़ा गया। यहाँ से बाहर वो कहीं नहीं जाते थे, यानी कि बड़ा इजी था जो क्राइम जिसने करना।
अब क्या हो गया, आपका सारा डिफेंस, आपका इकबाल टाउन, आपका जौहर टाउन, सब इसी चीज़ से भरा हुआ है। ठीक लेकिन है, अब पकड़ना आपको आसान नहीं होता। पकड़ना आसान नहीं, वो लोगों के घरों में चली जाती हैं और वहीं जाके जो भी उन्होंने करना कराना होता कर लेती हैं। सबसे पहले ये हुआ कि यहाँ जब 88 में बेनज़ीर का, पहले तो ज़ियाउल हक साहब ने जब आए तो उनके इस्लाम ने गवारा ना किया, तो उन्होंने कहा कि जी आप इन पे सख्ती शुरू होगी, इनको कहा कि तुम पर्दे डाल दो। ठीक, हाँ, तो पर्दे जो थे क्या कहते हैं वो डाले गए कि भी अब मेरा मतलब है, अगर वो नॉर्मली ये होता था कि वो बैल्कनीज़ में वो तो वाइफें थी वो बैठी होती थी और फिर पर्दे डाले गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ इलेक्शंस हुए, मैं भी उस इलेक्शन में इलेक्ट हुआ। ये हल्का जो था प्रोविंशियल असेंबली का, यहाँ जहांगीर बदर प्रोविंशियल में भी थे, नेशनल में भी। फिर उन्होंने सीट छोड़ी प्रोविंशियल की और यहाँ ज़िया बख्त भट्ट साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से वो उम्मीदवार थे। अब उस इलेक्शन में इन्होंने अपना वोट अपनी तरफ करने के लिए एक दिन सारी जितनी ये औरतें थीं, इन सब को कोई वजह नहीं, इनको पकड़ के इनको कैद करके तो इनको थाने में बंद कर दिया और बड़ा मिजरेबली इनको रखा 3, 4, 5 दिन जुल्म किया, यानी कि कोई तुक नहीं था मेरा कोई करने का। और इनको फिर डराया गया, धमकाया गया। बहरहाल वो इलेक्शन फिर भी यानी मतलब गवर्नमेंट नहीं जीती, लेकिन उसके बाद फिर इन पे सख्तियाँ और मारपीट, और वो फिर ये लोग डर डर के इन्होंने कहा यार बेहतर है कि हम ये जगह यहाँ से छोड़ दें। अब जगह जब छूट गई तो फिर आगे जो उनकी जनरेशन थी वो डांस वांस तो कुछ सीख नहीं सकता था, कहीं कोई सिखाने वाला नहीं रहे, उस्ताद नहीं रहे, क्योंकि यहाँ तो एक माहौल था, एक जो म्यूजिशियंस भी सारे यहाँ रहते थे, उस्ताद भी यहीं रहते थे। फिर उन्होंने को अपना ही टाइप का काम शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अब मेरा ख्याल आप कभी आप देखें कि वो दुबई ये ख़वातीन चली जाती हैं, वहाँ बार्स बूर्स में जाके डांस करती हैं या इधर उधर। ये एक काफ़ी, मैं तो एक दफ़ा बल्कि जा रहा था, लंदन जा रहा था, तो मैंने देखा कि ये बहुत सारी औरतें, एक सारा भरा हुआ है, क्या कहते हैं, लड़कियाँ ही लड़कियाँ। तो मैंने वो पूछा, मैंने PI के वाले से, मैंने कहा ये क्या है, ये कौन है ये लड़कियाँ? उन्होंने कहा जी ये सब डांसर हैं, दुबई जा रही हैं। तो मेरा मतलब है ज़ाहिरी बात है, उन्होंने भी कहीं से खाना पीना नहीं है तो ज़ाहिरी बात, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम से कम इसको एक जगह रहने दिया जाता तो ये शायद बेहतर था। अच्छा यूसुफ साहब, बहुत सी बातें हो गई रिलेटेड टू हिस्ट्री, लेकिन अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मदर से आपको कोई आपकी नाना की याद, कोई ऐसी बात वो आपसे शेयर करती हैं? अम्मी कर लेती हैं कभी कभी, उनको कभी याद आ जाए कोई चीज़ तो फिर, अब क्योंकि उनकी माशाल्लाह शी इज़ ऑल्सो नाउ 89 की हो गई हैं, भूल भी जाती हैं और कई दफ़ा उनको याद भी आ जाती है। इसीलिए हमने उनकी ज़िंदगी में ही उनके 2-3 इंटरव्यूज़ जो थे ना वो उनके करवा दिए थे कि एक कम से कम एक वो रह जाए, सेफ़ रह जाए जो बातें उनकी। एक डॉक्टर साहब का और अम्मी का इकट्ठा किया था। अच्छा। वो ख़ुद ही हमने किया था घर पे। फिर एक औरिया मकबूल जान साहब ने किया था उनका पूरा, और एक मुजीबुर रहमान शामी साहब ने किया था। तो वो मौजूद हैं और वो जो बातें उनको कभी याद आ जाती हैं तो वो बता देती हैं कि हाँ नहीं इस तरह भी हुआ था। उनको वालदा अपनी बिल्कुल भी याद नहीं है, वालिद उनको याद है, क्योंकि शी वाज अबाउट आई थिंक 7 साल की थी जब उनके वालिद फौत हुए। जिस रात वो फौत हुए वो रात उनको बिल्कुल याद है कि मैं वो कहती थी कि मेरा दिल नहीं करता था उनको छोड़ने को। रात को ये होता था कि वो बेड रिडन ही थे, तो उनकी जो नैनी थी, जो जर्मन औरत अलामा साहब ने रखी थी इनकी परवरिश के लिए, मेरी वालदा के और डॉक्टर जावेद इकबाल के, वो उनके पास ले आती थी, ये थोड़ा सा उनके साथ लेटती थी और उसके बाद फिर वो जब सोने का टाइम हो जाता था तो वो चली जाती थी अपने कमरे में सोने के लिए। तो उस रात वो नहीं ज़िद कर रही थी कि मैंने नहीं जाना, तो आंटी डोरिस जो उनकी नैनी थी वो कह रही थी कि कम ऑन मुनीरा, अब सोने का टाइम हो गया। तो अलामा साहब ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर और रहने दो, शायद इसको पता है कि आज मेरी आखिरी रात है। उनको मालूम था कि ही वो न्यू दैट ही वाज नॉट वेल एट ऑल। वही उन्हीं ने तो कहा कि इनको रहने दो यहाँ, शायद इसको पता है कि मेरी आखिरी रात है। तो फिर अम्मी जब सो गई तो फिर आंटी डोरिस उनको उठा के तो उनके कमरे में उनको ले गई। वो उनको याद है। फिर जब नेहरू मिलने आए
अलामा से, वो भी उनको काफ़ी वो उनको याद है वो। और इस तरह की चीज़ें, मसलन कि कोई मेहमान मिलने आए तो उनकी गाड़ी में कुत्ते थे, तो वो भागती भागती वालिद के पास गई, उन्होंने कहा अब्बा जी गाड़ी में कुत्ते आए हैं। अच्छा। तो उन्होंने हंस के कहा नहीं बेटे, कुत्ते नहीं आए, ये लोग आए हैं। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बचपन में पढ़ाई में कैसे? यार बड़ी शेमफुल बात है, ये ना पूछो, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। अच्छा, चले, बस पढ़ लिख गया, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली, बस कर ली। लेकिन आपको कभी ये जहन में आता है कि काश मैं ये डिग्री भी कर लेता? नहीं, मुझे कोई, और मुझे कभी भी ये नहीं है, मैं झूठ मैं बोलूँ कि मैं कहूँ कि हाँ मैं ये कर लेता, मैं समझता हूँ जो मुझे अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इट, ठीक। और मुझे कोई ना कोई बड़ी गाड़ियों का शौक़ है, ना कोई बहुत सारे पैसे का मुझे कोई शौक़ है, मेरी ज़िंदगी बड़ी सिंपल है। और अब तो मुझे कोई दुनिया फिरने का भी शौक़ नहीं है। अच्छा। मुझे कोई साल हाँ साल, अभी कितने सालों से मैं मतलब मैं एक ज़माने में हर साल यूरोप जाया करता था या अमेरिका, अब मैं कई साल हो गए। हाँ, टर्की एक दफ़ा गया हूँ, वो भी एक प्रोग्राम था मारिया वास्ती का जो किया करती थी मॉर्निंग शो, उसके लिए। एक मैं पीछे अभी रिसेंटली दुबई गया था, वो भी हमारा ये जो क्रिकेट टीम है लाहौर कलंदर्स, उन्होंने इनवाइट किया था ओपनिंग पे, तो बस उसके अलावा मैं प्रोग्राम बनाता रहता हूँ। और दोस्त इतने मेरे से नाला और नाराज़ हैं बाहर जो हैं कि भी तुम बिल्कुल ही, क्योंकि वो मैं आता था वहाँ जाके रहना 10-15 दिन, सबके लिए खाने पकाने देसी, ख़ास तौर पे मेरे जो अंग्रेज़ दोस्त हैं, दे यूज़ टू लव इट। और हाँ बिल्कुल, और वहाँ अच्छा मेरा मतलब है कि जाके जमाइमा और इमरान के बच्चों के साथ जाके उनका अपना एक बहुत खूबसूरत एक वसी एक स्टेटली होम है कंट्री साइड में, तो वहाँ जाके रहने का इत्तेफाक होता है। बहुत ही खूबसूरत और बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ, जिनके बड़े बड़े खूबसूरत घर हैं। एंड सो मुझे कोई ये भी नहीं है कि मेरा वहाँ कोई घर हो या कुछ, भाई जब दोस्तों के हैं तो तुम्हारे ही हुए ना, आपने तो रहना ही, जाके सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना, ठीक है। आप जाके क्या कहते हैं जाके वहाँ रहो। इस तरह इमरान का इतना खूबसूरत, मतलब उसका घर जो है वो तो एक सिंपल घर है, लेकिन वो सारा उसका जो सराउंडिंग एरिया इतना खूबसूरत है कि आई डोंट लाइक इस्लामाबाद, मुझे को इस्लामाबाद इतना पसंद नहीं है, लेकिन वो घर जो है ना वहाँ इतना एक सुकून है, इट्स इनक्रेडिबल। तो वहाँ कभी कभी चले जाने का इत्तेफाक होता है, 1-2 दिन रहे, माउंटेन को एंजॉय किया और फिर वापस आ गए। असल में मेरा अपनी रूटीन जो है ना वो नहीं छोड़ी जा सकती। एक मैं इस घर को नहीं छोड़ सकता, दूसरा अपना जिम नहीं छोड़ सकता। अच्छा, बहुत ज़्यादा फिटनेस कॉन्शियस हैं आप? बस एक आदत बचपन से पड़ी हुई है, स्कूल के ज़माने से, किंडरगार्टन के ज़माने से। HSN में थे 12 साल, HSN में 13 साल रहे, वहाँ रोज़ करना ही पड़ता था। अच्छा। वो छोड़ी तो उसके बाद आदत ही पड़ गई, और बड़ी अच्छी आदत है। अच्छी आदत है, हेल्थ मेंटेन रहती है बंदा। मैं तो जब तक अगर ना एक्सरसाइज करूं तो आई गेट टायर्ड। एक्सरसाइज, हाँ, लेजी एक्सरसाइज करके बंदा एकदम हशाश पिशाश हो जाता है ना ये। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी वार्डरोब बड़ी क्लासी होती है, बड़ी कूल होती है। मैं जानना चाहती हूँ आपकी वार्डरोब कौन सी आपको मुझे बताया मेरी कौन सी चीज़ कूल लगी? अभी आपने शर्ट पहनी, इतना प्यारा। ये तो मेरी जिम की है, अभी यहीं से मैं जिम पे चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन सूट कर रही है, ऐसा लगता है कि अरे वो चले, वो कोई चीज़ भी, मैं इतना मुझे नहीं है। मेरे जो वार्डरोब है, मैं ज़्यादा अगर कोई बाहर की चीज़ मैं कभी ख़रीदूँ भी ना तो शायद जूते, ठीक है। अच्छा। बाकी मेरे जो टेलर यहाँ पाकिस्तान में हैं, सूट जिन्होंने बनाने होते हैं, मेरा सामने हुमायूं है, मेरा जो टेलर है, मेरी सलवारें कमीज़ें वो हाथ की उलेडी करता है। अच्छा। हाँ, कुर्तों की कढ़ाई नहीं, कढ़ाई तो नहीं, लेकिन जो एक आपको पता है कि एक ज़माने में जब मशीनें नहीं होती थी तो स्टिचिंग जो होती थी वो हाथ से ही होती थी, वो सुई से। सो बेशतर उसका जो मसलन कुर्ता जो है, कुर्ता का जो 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 इसकी जो है, जिसको पंजाबी में कहते हैं हाँ तरपाई जो है, तरपाई या उलेडी कहते हैं पंजाबी में,
हाँ उसको वो सारी हाथ की वो करता है। पांचे वो बनाता है जो अब नहीं बनते, जिसमें वो लाल धागे नीचे होते हैं और वो उसके अंदर वो डाल के तो उसके ऊपर सिलाते, नहीं सीधी होती है लेकिन वो मतलब एक लाल धागा है ना तो उसके दोनों तरफ सिलाई होती है, तो वो फिर जब कपड़े के अंदर वो आ जाता है तो उसकी बड़ी खूबसूरत उसकी वो जो पुराने जो पांचे होते थे वो ज़्यादातर मैं सफ़ेद कॉटन की सलवारें कमीज़ें पहनता हूँ और मैं वेस्टर्न कपड़ों में मैं जीन्स पहन लेता हूँ। ये इस तरह के जूते कैनवस कुनवस के कंफर्टेबल, आई लाइक कंफर्टेबल क्लोथ, टी शर्ट पहन ली और सूट जो है वो अपना कभी कभी। आपके दौर के यूथ में और आज की यूथ में क्या फर्क है? हमारे यूथ में हमारी सोच थी, हम सोचते थे, हमारे में डेप्थ थी। हम सिर्फ ये नहीं सोचते थे कि हमें ज़िंदगी में जॉब कौन सी मिलेगी और बीवी कैसी मिलेगी। अब के यही जनरेशन यही सोचती है। आप अपने क्रशेस के बारे में बताएं, आपको पहला क्रश कब हुआ, आपको किस एज में जाके रियलाइज? मैं क्रश ही रहा हूँ सारी ज़िंदगी। वो किसी ने मुझसे पूछा था एक सवाल टीवी पे कि आपको अब कितनी दफ़ा मोहब्बत हुई? मैंने कहा मुझे हर वक्त मोहब्बत ही रहती है। मैं कभी मोहब्बत से बाहर आ ही नहीं। लेकिन कौन सी ऐसी एज थी जिसमें आपको लगा कि पहली दफ़ा मुझे कोई लड़की अच्छी लगने लगी? आई थिंक बचपन में ही होता है, कोई 15-16 साल की उम्र में व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 15-16 साल की एज से अब तक टू बी उस ज़माने में देखो ना, ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था, तो वो पता नहीं किस तरह, मेरा मतलब है कि हम कोई वो वाला पुराने ज़माने का वक्त था ना, कि जब किसी का हाथ देख लिया फिर शायर ने सारी ज़िंदगी दीवानी लिख दिया उसके ऊपर। ऐसा ही होता था। लेकिन हमारा इतना बुरा मतलब ज़रा उससे बेहतर हालात थे हमारे कहीं, लेकिन फिर भी अब तो खैर काफ़ी बड़ी खुली आज़ादी है और एवरीथिंग इन अ वे इट्स गुड आल्सो, इन सम वेज इफ यू मिस यूज इट तो फिर बुरी बात भी है। अच्छा, कहते हैं आपने बसंत को एक ब्रांड ही बना दिया, आप तो सबसे ज़्यादा उसको मिस करते होंगे। जिसको? बसंत को, बसंत का इवेंट। यार देखो, बसंत को मैं आपको एक बात बताऊं, बसंत कैन बी अ $multi-billion फेस्टिवल। दुनिया में ऐसा कोई फेस्टिवल ही नहीं है। कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि जहां तमाम शहर छतों पे चढ़ा हुआ काइट फ्लाइंग कर रहा है, ढोल बज रहे हैं, खाने चल रहे हैं। और ये लास्ट जब ये बसंत हुई थी तो हमने एस्टिमेट किया था, मैंने और लाशारी साहब ने, कि इस पे कोई 1.8 बिलियन रुपीस खर्च हुए थे, जो अवाम ने नहीं, जो गवर्नमेंट ने नहीं, जो मल्टीनेशनल से खर्च किए थे, जो आए देखने इवेंट, जो इवेंट जो मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी उन्होंने खर्च किए थे। अच्छा। उसकी एडवर्टाइजिंग पे उसकी, और वो पैसा बिल्कुल ट्रिकल डाउन करके नीचे तक आया। अच्छा। कपड़े रंगने वाले, चूड़ियाँ बेचने वाले, कबाब लगाने वाले, टेंटों वाले, हर ढोल बजाने वाले, हेयर स्टाइलिस्ट क्या, सलून क्या, फैशन शोज क्या, सब उसका एक हिस्सा थे। नीचे तक गरीब आदमी तक ये पैसा जो था ट्रिकल डाउन। अगर अभी भी गवर्नमेंट इसको एक सेफ फेस्टिवल बना दे, मैं गारंटी करता हूँ कि 5 साल के अंदर $1-2 बिलियन से बड़ा बिजनेस हो जाएगा और हुकूमत पैसे बनाएगी, एक आना गवर्नमेंट का खर्च नहीं होगा। बहरहाल मेरी तो ये कोशिश है और मेरी ये दुआ है कि इस तरफ ही आएँ और इसको हम इतना बड़ा और ये भी अब देखें फिर बात से बात निकलती है। बसंत होती थी यहाँ हमेशा, हम बसंत करते थे, हम क्योंकि अंदरून शहर से हमारा ताल्लुक़ था, हम बसंत करने के लिए सारा ख़ानदान यहाँ बसंत वाले दिन पहुँचता था। अब एक बसंत की बात है, तब अभी ये बसंत इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, मतलब ये अंदरून शहर का ही फेस्टिवल था। एक नवाए वक्त में ख़बर आती थी कि 3 बंदे गिर के ज़ख्मी हो गए, किसी का कुछ हो गया, तब ये कातिल डोर नहीं थी, छोटी मोटी लोग अपनी फॉल्ट से ही लोग इंजर होते थे। तो ये खान साहब का मुझे फ़ोन आया कि उनके फ्रेंड्स आ रहे थे बाहर से, ड्यूक एंड डचेस ऑफ समरसेट, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको ले आऊँगा बसंत वाले दिन। तो हमारी सिर्फ फैमिली होती थी तो उनको होगा। उन्होंने जब ये छत पे चढ़ के नज़ारा देखा, वो तो पहले 10 मिनट तो उनके जुबान वो ही खुले कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम बड़ी अहमक कौम हो। अच्छा। कि तुम्हारे पास ऐसा फेस्टिवल है कि दुनिया में ऐसा फेस्टिवल नहीं है, यू शुड बी, ये तो सारी दुनिया का टूरिज्म ये फेस्टिवल देखने के लिए आ सकता है जो नज़ारा हम देख रहे हैं। बस उनका ये कहना था, मेरे दिमाग में ये बैठ गई बात, ठीक है। मैंने
तब शकील रहमान साहब जंग अखबार लेके आए थे लाहौर, ठीक है। उससे पहले जंग अखबार लाहौर से नहीं छपता था, न्यूज़ अभी नहीं आया था। मुझे वो मिलने आए, मैंने कहा शकील साहब चलें एक काम तो करें, हमने कहा इसको फेस्टिवल बनाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा अगले साल बसंत पे मैं करूँगा इवेंट, आपने कवर करना है। उन्होंने कहा ठीक। मैंने एक बड़ी दावत कर दी, को 2-3, तब मैं पॉलिटिक्स में भी था। मैंने ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, स्टार्स को, दोस्तों को, सबको एक पूरी ग्लिटराटी इकट्ठी कर ली, एक लंच कर दिया, ठीक है। यही हमारा बसंत का होता था। शकील साहब ने अपने फ़ोटोग्राफ़र छोड़ दिए यहाँ, ठीक। वो दूसरे दिन जंग अखबार में फ्रंट पेज किया, बैक पेज किया, मिडल पेज किया, हर पेज के ऊपर सिर्फ बसंत ही बसंत। लाहौरियों को समझ नहीं आई कि ये है क्या, ये कौन सा फेस्टिवल है। इवेंट बिकेम वायरल। तब वो तो सोशल मीडिया तो था नहीं, बस ये 4-5 साल के मतलब इस चीज़ को किया। आप ये सोचें चौथे साल जो सिटी कॉरपोरेशन, सिटी बैंक के जो हेड थे जॉन रीड, उनका पैगाम आया कि मैं इस फेस्टिवल को देखना चाहता हूँ, क्योंकि तब तक BBC ये वो काफ़ी मेरा मतलब कवर कर चुके थे इसको। फिर वो ख़ास उनके लिए वो सारा सिटी बैंक हिल गया पाकिस्तान का, कि वो कभी उनका कोई चेयरमैन आया ही नहीं पाकिस्तान, वो यहाँ आए। फिर उन्होंने वो इन्जॉय किया, स्पेशल पतंगें बनी सिटी बैंक के लोगों के साथ। उन्होंने कहा जी खाना हम करेंगे। मैंने कहा नहीं, जो खाना पकेगा वो भी खाएं, हम जो कर सकते हैं, हम आपके खाने खूने की ज़रूरत नहीं है। वो एक अच्छे मेहमान हैं, आए, पाकिस्तान की पब्लिसिटी होगी। उसके बाद फिर आना शुरू हो गए, जो एक साल हमने जो यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रुप है बिजनेसमैन का, द थर्ड लार्जेस्ट फाइनेंशियल सोसाइटी, कोई रन्स इनटू ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। दोज आर चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कंपनीज हु आर अप टू 38 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। उनका इवेंट हुआ। उसके बाद इतना सरमाया आया उसमें, सारे सऊदी अरेबियन जो ऑयल मिनिस्टर था उसका बेटा और उसकी बीवी, जो फालीज बहुत बड़ी कंपनी थी जिन्होंने फिर ये सलमान तासीर के साथ मिलके तो ये सारा वर्ल्ड कॉल और ये सारा किया, बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके बाद आई। उन्होंने जब आके देखा, उन्होंने कहा क्योंकि बसंत के वो दिन होते हैं कि जो कोई बाहर से, पाकिस्तान से बाहर से आए ना, कोई वेस्टर्न या किसी और मुल्क से, वो देखता है कि ये कोई मुल्क है, इतना लोग एंजॉय कर रहे हैं, ओए होए होए, छतों पे चढ़े हुए हैं, डांस हो रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, म्यूज़िक लगी हुई है। इतनी फेस्टिविटी जो है वो या वहाँ होती है साउथ अमेरिका में, या पाकिस्तान में उनका जो फेस्टिवल होता है ब्राज़ील में, ठीक है, और या ये एक यूनिक फेस्टिवल है कि छतों पे ही सारा फेस्टिवल हो रहा है। फिर उसके साथ साथ आपकी इंडस्ट्री शुरू होगी, आपके सारे टेलीविज़न चैनल्स, उनके प्रोग्राम बनने शुरू हो गए। बसंत नाइट जो थी ये फिर लाहौरियों ने खुद ही शुरू कर दी, क्योंकि बसंत, मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो बसंत की रात को ये होता था कि हम एक पतंग उड़ाते थे, उसके साथ रंग बिरंगी कंदीलें बांध देते थे, उसमें कैंडल्स होती थी। वो जब उड़ती, वो पेच नहीं होते थे, बस लोग देखते थे कि पता लग जाता था कि बसंत की अमामत, दूसरे दिन बसंत है, बस दैट्स इट। फिर लाहौरियों को आपका पता है, उन्होंने फिर ये वाइट काइट और ये छतें जो हैं ये क्या कहते हैं करा दी, ठीक है। 12 तो वो एक फेस्टिवल जो था जो 12 घंटे का था वो 24 घंटे का हो गया। अच्छा यूसुफ साहब, मीडिया से आप हमें बताएं, आपका बहुत इनपुट है हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, तो आपने बताना कि आपको मीडिया इंडस्ट्री में से कौन सी फीमेल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की, मतलब अच्छी लगी? अच्छा, हमारी मीडिया में से, अच्छा ज़ेबा, बहुत नहीं, ज़ेबा बख्तियार नहीं, ज़ेबा हमारी जो एक्ट्रेस थी। अच्छा, ज़ेबा भी माशाल्लाह, शी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी एंड वेरी डियर फ्रेंड आल्सो। संगीता को जब मैंने हमेशा मैं छेड़ता हूँ, मैं कहता हूँ जब तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, जब मैं तुम्हें पहली दफ़ा, मैं बिल्कुल छोटा था और रियाज शाहिद साहब बना रहे थे ये अमन, तो हम गए वहाँ देखने के लिए शूटिंग। तो एक बहुत नहायत खूबसूरत, पतली दुबली, टॉल, यहाँ तक बाल, शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैंने कहा मैंने कहा बस फ़ौरन इश्क हो गया फिर आपसे। तो इसी तरह का ही होता था। अब ज़ेबा बहुत अपनी बहुत खूबसूरत थी। जो हमारी न्यू कमर्स एक्ट्रेस हैं जैसे महविश है, माहिरा, इनमें से आपको कौन पसंद है? दे आर ऑल ग्रेट, आई मीन दे आर ऑल, मेरे लिए तो मतलब महविश, सोनिया हुसैन, बिल्कुल सबा कमर जो है मेरे तो बच्चों की तरह ही है। आई मीन दे आर वेरी क्लोज टू मी। यू नो मेरे पास यहाँ आके उनका यहाँ स्टे भी करती हैं, रहती भी हैं,
और बड़ा हम इंजॉय भी करते हैं। महविश के साथ तो मैंने गाना भी एक उसने मेरा किया हुआ है और सोनिया ने होस्ट भी किया हुआ है। तो माशाल्लाह आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम कि ये यू नो दे हैव ऑल डन वेल एंड एक नई इन्होंने इंडस्ट्री हमारी खड़ी कर दी है, पाकिस्तान की फ़िल्म की इंडस्ट्री। और बड़ी ये में एक बात अच्छी है कि बड़ी पाकिस्तानियत है, पाकिस्तानियत की बात करती हैं। देखें तो सही किस लेवल तक एक ज़माने में सारे हमारे जो यूथ थी वो सिर्फ हिंदुस्तान के स्टार्स को देखती थी। अब हमारा अपना एक क्या कहते हैं टशन हमारा अपना। देखें अभी ह्यूस्टन हम टीवी जा रहा है, उन्होंने लास्ट टाइम कनाडा में हुआ तो वहाँ आप देखें, वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि हमें टिकटें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अच्छा। तो वो एक उन्होंने एक बड़ी मेरा हाँ लेवल रेट क्या है। बाकी हिंदुस्तान की सारी इतनी ओवर वेस्टर्नाइज इनकी क्या कहते हैं लड़कियां सारी, और ये इतने ओवर इंस्पायर्ड हैं वेस्ट के साथ की होती। मुझे तो अपनी लड़कियों को भी मैं यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई ठीक है वेस्टर्न कपड़े तुम पहनते हो, ये ना समझो कि सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहन के तुम्हारी कोई इज्जत दुनिया में होगी। यू डू योर ओन थिंग्स ऑल्सो। तो अब देखें हमारी अपनी जो डिज़ाइनर बहुत बेहतर हैं यू नो बाकी डिज़ाइनर से। और यू नो हमारे अब क्या कहते हैं हमारी म्यूज़िक से तो हमेशा ही क्या कहते हैं हमारी म्यूज़िक को चल रही है, राहत चल रहा है, आतिफ चल रहा है। आतिफ राहत निकले तो क्या रह गया उनके पास, कुछ भी नहीं रह गया। लिटरली उनके कुछ गानों में स्पेस आ गई, समझ नहीं आती कोई। मेरा मतलब है कि क्या स्पेस। तो ये बड़ी हमारी जो यंग जनरेशन है इनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। मैंने हमेशा सपोर्ट किया है। इनकी उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा कोई इदारा नहीं है, कोई यूथ की मिनिस्ट्री पता नहीं क्या करती, कहाँ हवाइयाँ उड़ा रही है या क्या। इनको ये करना चाहिए। इतना टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर कि आपकी सोच से बाहर। कहते हैं कि यूसुफ सलाहुद्दीन की थपकी के बगैर कोई बंदा मॉडल, सिंगर, एक्ट्रेस नहीं बन सकता। इस बात में कितनी मैं अब इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। मेरी थपकी जो है उसको ही मैटर नहीं करती, क्योंकि ना मैं मॉडलिंग में हूँ ना मैं एक्टिंग में हूँ। सिर्फ ये है कि लोग मेरे वर्ड को रिस्पेक्ट ज़रूर देते हैं। अगर मैं समझूंगा कि इकरा जो है ये एक अच्छी सिंगर है या एक अच्छी मॉडल बन सकती है तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास तुम्हें भेजूँगा। मैं कहूँगा भाई ये देख लो, आई थिंक दैट शी इज़ अ ग्रेट यू नो शी कैन बी अ ग्रेट मॉडल। अमूमन व्हेन आई रिकमेंड समवन तो उसको कम से कम फोटोग्राफर सीरियसली ज़रूर देखता है, ठीक है। बाकी आगे कोई आई एम श्योर ऐसे कई लोग होंगे जिनको मैंने रिकमेंड किया होगा वो नहीं उनका कोई बना, और चंद उनमें होंगे कि जो डेफिनेटली देव रीच द टॉप, ठीक है। सो ये एक मुझे टैलेंट जहाँ भी नज़र आए, चाहे मेरा फील्ड ना भी हो तो मैं कर देता हूँ। वो एक्ट्रेस अच्छी मुझे मिले तो यू नो आई वुड, क्योंकि मेरे से सब डिस्कस करते हैं, सब पूछते हैं, कोई डायरेक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, फॉर अ न्यू फेस, फॉर अ न्यू टैलेंट, फॉर अ न्यू आइडिया। तो जब वो बात होती है तो फिर मैं अपना माइंड करता हूँ। मैं कहता भाई उसको भी देख लो, इसको भी देख लो, तो वो आपकी ये भी कर लो। वर्ड्स को बिल्कुल डेफिनेटली क्या कहते हैं उसको उस पर गौर तो किया जाता है, ठीक है, और कई दफ़ा उस पर अमल दरामद भी हो जाता है। तो मेरी सोच जो है वो डायरेक्टर की सोच से मिल जाती है कि हाँ ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। कहते हैं कि अली ज़फ़र, राहत फ़तेह अली खान, साहिर अली बग्गा के करियर में आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? ये तो तीनों ही लड़के हैं। लड़की मैं अच्छा देखो बात यह है कि राहत के साथ एक एसोसिएशन जो है ना वो भी नस्ल दर नस्ल है, ठीक है। इनके जो दादा थे मुबारक अली फ़तेह अली ख़ान, जितना कलाम इकबाल उन्होंने गाया है और अल्लामा की ज़िंदगी में गाया है, और उनकी जो मशहूर कवाली थी दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, जो 2-2.5 घंटे की कवाली करते थे, उसमें सारा इकबाल का फ़लसफ़ा वो समझा देते थे। इन्होंने बड़ी पॉपुलर है, इनका बड़ा पाकिस्तान बनाने में और पाकिस्तान की सोच को डेवलप करने में और इकबाल का पैगाम फैलाने में बड़ा हाथ है, ठीक है। इसी तरह खान साहब के साथ एक बहुत ही मेरी क्लोजनेस थी। मैंने अपने घर में मुबारक फ़तेह अली ख़ान साहब को, मुबारक अली फ़तेह अली ख़ान साहब को भी सुना होगा। खान साहब के साथ तो मेरी बहुत करीबी थी, और यहीं मुझे याद है कि इसी दलान में बैठे हुए ऊपर मैं और इमरान बैठे हुए थे, वो ऊपर वाली जगह पे वो जो है, और यहाँ नीचे है मेरे एक मेरे घर में जो एक खातून जो मेरी हाउसकीपर थी और वो खाने की माहिर थी, वो मेरे साथ हाँ यहाँ काम करती थी। तो वो एक क्योंकि वो अहले तशी थी तो वो एक झूला लेके जाया करती थी शहबाज कलंदर के उर्स पे।
तो उस झूले के ऑनर में वो एक कवाली की महफ़िल रखती थी और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब उनकी, ये ग्रेटनेस थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की भी, कि वो छोटी सी छोटी जगह पर भी वो जाया करते थे। अच्छा, उससे पहले मैंने और इमरान ने लाइव नहीं सुना था नुसरत फ़तेह अली को, ठीक है। तो मैं उस वक्त इनकी नई कवाली आई हुई थी, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ठीक है। तो मैंने कहा खान से, मैंने कहा यार ये नुसरत आ रहा है। तो उस तरह मुझे पूछा मेरी उस खातून ने, उसको हम सब कहते थे अम्मा हाजन या माई हाजन के नाम से वो मशहूर थी। मैंने कहा भी वो नुसरत फ़तेह अली आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आप भी ज़रा आके ज़रा सुन लो। तो अब यहाँ सारा मोहल्ला बैठा हुआ है और ख़ान साहब बैठ के यहाँ गा रहे हैं वो दिन। उसके बाद सीधा ख़ान साहब का काम शुरू हो गया। अच्छा। शौकत खानम के लिए जगह जगह ख़ान साहब ही जाते थे। लेडी डायना आई, ख़ान साहब ने गाया, कोई ही आया फिर ख़ान साहब ने गाया। वहाँ जब वर्ल्ड कप के लिए गए तो वो कवाली जो थी, जो साथ वो ले गए थे अपना ये करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। वो सीडी ख़राब हो गई, फिर दूसरी सीडी यहाँ से दोबारा भिजवाई गई। क्या कहते हैं, सारा वक्त वो कवाली चलती थी गाड़ी के अंदर, जब सारी टीम वो सुनती थी और उससे इंस्पायर होती थी। यानी कि आप सोचें कि ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से ख़ान साहब का भी सफ़र जो था वो क्या कहते हैं, फिर एक हाँ फिर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। फिर वहाँ फिर ख़ान साहब बाहर गए। फिर ख़ान साहब राहत छोटा सा था, होता था, उनके साथ आया करता था। इनकी मेरी तो उनके वालिद के साथ और ख़ान साहब के साथ बहुत दोस्ती थी। मुझे याद है कि जब वो ख़ान साहब फौत हो गए तो उस वक्त इनके वालिद भी बीमार थे। उनको पता था कि उन्होंने नहीं, तो क्यों मेरे साथ क्योंकि बहुत प्यार था, यहाँ राहत को लेके आए अपना मेरे पास और कहा कि ये आपका भाई है छोटा, नहीं शागिर्द मैं कहाँ, वो तो ख़ान साहब खुद उस्ताद हैं इतने बड़े। मैंने कहा मेरे शागिर्द किस तरह हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये आपका छोटा भाई है, इसका बाजू आपके हाथ, ठीक है। मैं पता नहीं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ। और वो हमारा प्यार मेरा और राहत का जो एक अब मैं उसका बाबा भी मुझे वो कहता है, बड़ा भाई भी वो कहता है, बाप की तरह भी समझता है और बेहद यानी कि हमारा एक रैपो है। और उसमें हमने जो काम किया है, जो ये हमारी इस कोलैबोरेशन में जिसमें साहिर अली बग्गा और मैं और राहत, जिसको हमने नाम दिया है, एक कोलैबोरेशन हमने की थी कि भी हम इकट्ठे मिल के काम करेंगे। तो वो उसका नतीजा निकला कि ये सारी, क्योंकि राहत ने जितनी कवाली की है ना पिछले 12 साल में, वो आई थिंक 90% मेरे साथ ही की है। तो कम से कम हमने ये एल्बम डाल के, ये जो इस साल हमने की है नातिया एल्बम कवाली की, मेरे ख्याल को 7 एल्बम्स हमने की हैं। उसमें अलामा, गालिब और दूसरे सूफियाना कलाम, अब क्या कहते हैं, अमीर खुसरो के, दाग के, इस तरह की चीज़ें हमने बहुत सारी एल्बम्स वो हमने की हैं और करोड़ों की तादाद में उनके ऊपर व्यूज़ हैं लोगों के। तो ये एक डेवलपमेंट थी कि मैंने रहा तो कभी कवाली छोड़, जितना मैंने कहा जो मर्ज़ी आप गाओ, बॉलीवुड गाओ, लॉलीवुड गाओ, शॉलीवुड गाओ, जो, लेकिन ये चीज़ नहीं छोड़नी। हाँ, और नहीं छोड़ी हमने बाप। और जब भी मैंने कभी भी ये फ़ैसला किया है कि भाई अब हमने एक कवाली की एल्बम करनी है, ख़ान साहब ऑलवेज़ रेडी। अब तो खैर अपना स्टूडियो है तो मसला ही कोई नहीं है, अब बैठ के हम 4 दिन में एक पूरी एल्बम तैयार कर लेते हैं। पूरी एल्बम तैयार, 1-2 दिन रिहर्सल, उसके बाद बैठ गए ठा 20-20, 22-22 मिनट की कवाली जो है वो तैयार हो जाती है। तो साहिर जो मुझे मिला है जब मैंने विरसा शुरू किया है, और विरसा शुरू ही साहिर के साथ किया, साहिर अली बग्गा से, और आज तक साहिर ही उसकी अरेंजमेंट और कई दफ़ा कंपोजिशन, उसकी रिकॉर्डिंग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जितने बच्चे हैं मेरे, मैं तो उनको अपनी औलाद की तरह, मैं उनको कहता हूँ तो मेरे रूहानी औलाद हो, ठीक है। उसमें राहत, साहिर,
हिना नसरुल्लाह, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मैंने तैयार करनी होती है, सबसे पहले मैं जब एक चीज़ कंपोज करता हूँ तो वो अपनी भद्दी आवाज़ में मैं हिना को भेजता हूँ। हिना फिर उसको प्रॉपरली गा के फ़ोन पे मुझे भेज देती है, ताकि वो फिर एक गाइड ट्रैक तैयार हो जाता है। फिर अगर आपने गाना है या किसने गाना है, फिर वही चीज़ मैं उनको भेजता हूँ कि भी इसको तुम अब क्या कहते हैं इसको देख लो। तो ये और फिर ऑफ कोर्स सनम मारवी, सनम भी बहुत मेरी बिल्कुल बच्चों की तरह है और बहुत ही मेरे साथ इन सब की बड़ी शफ़क़त भी करते हैं और बाप की तरह भी समझते हैं। मुझे अच्छा लगता है, यू नो लाइक। और ये बड़े कट्टर पाकिस्तानी हैं सारे, कूट कूट के अंदर पाकिस्तानियत भरी हुई पाकिस्तान के नाम पे। ऑनेस्टली अब जो राहत का लेवल है, जो हिना का, जो सनम का, जो बग्गे का, पीटीवी से मेरा ख्याल है कि ये कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। मेरा मतलब है, यू नो, जहाँ पीटीवी का या विरसे का नाम आता है तो यू नो दे कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, जो भी नहीं, ठीक है। सो ये बड़ी इनकी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ग्रेटनेस है इनकी कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ये यूट्यूब पे जा रही हैं। दे आर गोइंग टू बी, यू नो, आज नहीं 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, मेरे मरने के बाद ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, ये रहेंगी वहाँ। और जो आने वाली जनरेशन है, जब भी उन्होंने इस ख़जाने में डिप करके कोई ना कोई चीज़ निकालनी होगी तो उनको हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ से। एक ये सरमाया है, जिस तरह हमारे जो हमसे पहले जो लोग थे वो सरमाया छोड़ गए हमारे लिए, जिस तरह ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब थे या हज़रत अमीर खुसरो थे या गालिब थे या जो भी हमारे क्या कहते हैं जो मौसीकार थे या शायर थे या इंटेलेक्चुअल्स थे, जो सरमाया हमारे लिए छोड़ गए हैं, हम जब चाहें उसमें हम अपना डिप कर सकते हैं। सली साहब, इमरान खान अपनी किताब मैं और मेरे पाकिस्तान में लिखा है कि यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुझे कहा है कि तुम रूहानियत में आके मुफाद परस्त हो गए हो। क्या ये बात सच है? नहीं, मुझे नहीं है। कहाँ लिखा है उसने इस किताब में? इस बुक में उन्होंने लिखा है, मैं और मेरा पाकिस्तान। मैंने नहीं किताब पढ़ी है। हो सकता है मेरी कई लड़ाइयाँ उसके, मैं कई दफ़ा मेरी लड़ाई हो जाती है खान साहब से, और ये एक नेचुरल बात है। मेरा मतलब है कि वो भी बड़े अपने जो बात के पक्के हैं और हिलने की नहीं करते, और मुझे भी कई दफ़ा क्या कहते हैं, वो तो एक नेचुरल बात है कि यू नो हम कोई चीज़, और मैं भी मेरी आदत तबीयत है कि मैं कह देता हूँ। वो लिखी गई है ना, हाँ, वो लिखी गई हो। हालांकि इमरान जो है वो भी बिल्कुल मलंग एट हार्ट। कभी ना उसको कोई कपड़ों की, ना कभी उसको कोई गाड़ियों की, ना किसी चीज़ की मैंने उसको अल्लाह ताला ने दिया ही इतना है। कोई, मेरा मतलब है कि मैं जो हूँ, लेट्स से कि आप हैं, ठीक है, आप दुनिया में जहाँ जाएं आपके लिए बेहतरीन लोग, बेहतरीन सोसाइटी, बेहतरीन घर, बेहतरीन खाने, ठीक है। जब आपको हर चीज़ जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने वैसे ही यकीनों कर दी, तो फिर क्या ज़रूरत? मैंने देखा उसको दाल रोटी भी खा के वो आराम से सो जाता है, ठीक। अब तो माशाल्लाह क्या कहते हैं कि घर में उनके जब व्हेन ही वाज अ बैचलर तो कोई नहीं होता था। मैंने जाना तो मैंने यू नो खुद ही कुछ पका लेना, यू नो, वहाँ से कोई स्टेक एंड सूखे ले आनी, चलो अभी बैठ के वो खा खो ली, पका ली। बाकी मुलाजिम होते थे, लेकिन जब घर में कोई औरत ना हो तो बंदा, यू नो, नॉट एवरीबॉडी इज़ लाइक मी, आई कैन रन अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। और ख़ान साहब को तो वैसे ही कोई टाइम ही नहीं होता, जाहिर बात है, कहाँ उसने घर का करना कराना। तो दोस्त वोस्त ही कर देते थे, यू नो, कोई सेटअप भी कर दिया, कुछ मुरम्मत भी कर दी, कुछ ठीक भी देख ली, वो अच्छा चलो ये कर लें, चलो ये बना दो, ये कर दिया, सिंपल। और कोई नहीं, तो चपली पहनी हुई है। तो मुझे याद है हम शिकार पे जाया करते थे जोराबाद, तो जोराबाद में हमारी मिल है, तो वहाँ हम बहुत शिकार पे अपना जाया करते थे, वहाँ घर भी है। तो वहाँ हमारे एक शिकारी थे, बड़ा हमारा, बड़े ही वॉज अ वेरी ह्यूमरस पर्सन, सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ का लोकल ही वो था। तो अच्छा, इमरान की चपली हमेशा पहन के तो बिल्कुल ही वो यू नो घिस गई होती थी। तो उसने उन्हें कहना, ओह हाँ जी, बात चप्पली तो बदल लो अपनी। वी यूज्ड टू हैव अ ग्रेट लाफ ऑन दैट, बट इट मेड नो डिफरेंस टू एवर मेड एनी डिफरेंस टू हिम कि दुनिया में कहीं भी हो, किसी सोसाइटी में हो, उसने अपनी अगर जीन्स पहनी है तो नीचे फिर भी पेशाब चप्पली पहनी है, ठीक है, अपना नहीं वो भूला, ठीक है।
तो ये नहीं कि उसकी आदत थी। अब लोग वो कहते हैं जी न्यू फाउंड इस्लाम, मैंने हमेशा उसको देखा है कि मैंने उसको देखा सुबह की नमाज़ पढ़ते हुए। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम क्रिकेट मैच हो रहा था कराची में, तो मैं भी पहुंच गया वहाँ, तो कोई कमरा नहीं था, तो उसके बाद बड़ा कमरा था, उसने कहा मेरे पास ही आ जाओ। तो मैं सुबह उठ के देखा खान साहब सर पे चादर बांधी हुई है, ठीक है, हैं, और नीचे निकर पहनी हुई है, ठीक है, और नमाज पे खड़े हंस हंस के मैं कांट टेल यू आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। तो सो मेरा मतलब है कि उस बंदे को अपने मज़हब से, अपने कल्चर से, अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है, बहुत लगाव है। गलतियाँ भी बहुत आई एम श्योर हैं दैट ही हैज़। अब आई होप कि ही कैन उन गलतियों के ही कैन ओवरकम दोज दोज मिस्टेक्स, बिकॉज रियली इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ी अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। तो बाकी आई थिंक वी शुड ऑल बी होपफुल एंड प्रे कि पाकिस्तान के लिए जो भी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ना इमरान खान मैटर करता है, ना आप मैटर करती हैं, ना मैं करता हूँ, मैटर सिर्फ पाकिस्तान करता है। और अगर इमरान पाकिस्तान के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो हमको यही दुआ करनी चाहिए कि बिल्कुल इसको अल्लाह ताला कामयाब करे, क्योंकि इसमें इसकी कामयाबी ही पाकिस्तान की कामयाबी है, इसका फेलियर जो है वो पाकिस्तान का फेलियर। अच्छा, इमरान खान देखते ही देखते प्ले बॉय से एक रूहानियत की तरफ चले गए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि जवानी सब पे आती है, ठीक है। उसने ख़ुद अपना एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल उसने लिखा है, मेरा ख्याल पता नहीं आपने शायद पढ़ा कि नहीं, उन 2012 में उसने ये आर्टिकल लिखा था कि किस तरह उसके अंदर ये चेंज आया। वो पढ़ने वाला आर्टिकल है, आई थिंक वो खलीज टाइम्स में या किसी में वो आर्टिकल निकला था। और बेसिकली आई थिंक आपको अल्लाह ताला जो है ना, आपको रास्ता जब दिखाना शुरू करता है ना और आपकी मुश्किलों को आसान करना शुरू करता है, तो आप रियलाइज़ फिर करते हो कि कोई ताकत जो है वो बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देखें, वालदा उनकी मजहबी है, हमारे अब क्या कहते हैं पाकिस्तान में वालदाएँ ही ज़्यादा मजहबी होती हैं, वालिद जो हैं वो इतने शायद ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते। सो एक घर में इनके जो अपब्रिंगिंग थी वो नहायत मजहबी थी, ठीक है, और विद गुड वैल्यूज़, तो वो ज़ाहिर बात है उसका असर तो होता ही है। अगर आपके में जिस तरह जो आपने अपने बुज़ुर्गों से सीखते हैं वो आपका उसके ऊपर आपका असर होता है। तो वो बिल्कुल था, एक वक़्त था कि वो चकोचौंध जो थी वेस्ट की, वो कहते हैं ना कि तू अभी रह गुज़र में है, हैं? तो वो जो है ना अलामा का शेर कि गरचे है दिल कुशा बहुत, हुस्ने फ़रंग की बहार, तायरे के बुलंद बाल, दाना व दाम से गुज़र। तो खान साहब भी इसी तरह से गुज़र के आए हैं सारी चीज़ में, ठीक है। वो उन्होंने जितना क्लोजली उन्होंने देखा है वेस्ट को, और जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटी, वेस्टर्न रॉयल्टी, वेस्टर्न एलीट ने उनको एक्सेप्ट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को किया है, कभी किया है। पाकिस्तानी को क्या, इंडियन को भी किसी ने नहीं किया, ठीक। वो एक लेवल जो क्या कहते हैं जो खान को जो मिला है वो शायद किसी और को नहीं मिला। तो ही हैज़ बीन थ्रू ऑल दिस, उसने ये सब हुस्न और रंगो बहार और ये सब चीज़ उसको से गुज़र के वो आया है, ठीक है। ही हैज़ सीन ऑल दिस। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप एक माइंड में आपके एक्सपीरियंस भी हो कि तो आई थिंक कि वो एक और वो अब जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़िंदगी के जिस हिस्से में वो है, वो उसकी तैयारी जो है वो पूरी कर दी गई है, पूरी कर दी गई है, उसने नहीं की। अच्छा। जिसने भी की है उसकी तैयारी पूरी कर दी गई है। ये चीज़ें मतलब देखें, यहाँ तो हम तो हमारा तो ये ईमान है ना कि अल्लाह की ताकत के से पत्ता भी नहीं हिलता उसके कहने के बगैर। तो ये जो एक इमरान खान का जो एक आइटम आप कह सकते हैं, यह जो है ये भी तैयार की गई है। अच्छा।
ये भी एक देखें, आप जो लोग इस चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते, उसकी लोग दुनिया में उसकी लोग बात सुनते हैं, ठीक है। अब अगर ट्रंप साहब भी हैं या कोई और भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो उसको अपने लेवल का देखते हैं, वरना आपको पता है कि कितने रेसिस्ट हैं ये सारे जो गोरे हैं। ट्रंप की जो वाइफ थी पहली, उनसे इमरान की इमरान न्यू हर वेल ऑल्सो, एंड इसी तरह जो ट्रंप थे वो जेम्स गोल्डस्मिथ के भी बहुत बड़े फ़ैन थे, ठीक है। अब ये इनके लिए छोटी बात नहीं है कि एक शख्स जब उसकी तलाक हुई वो आधा जायदाद का हिस्सा ले सकता था जमायमा का, जो उसने नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें उनको पता हैं, दे नो दीज थिंग्स कि ये बंदा किस लेवल का है। तो वो ज़ाहिरी बात है कि यही फिर अस्पताल, फिर यूनिवर्सिटी, जो इन चीज़ों का अगर हम शायद असर ले ना लें, लेकिन बाकी दुनिया में इन चीज़ों की बड़ी कदर है, ठीक है। सो दे लुक एट हिम फ्रॉम अनदर लेवल, ठीक है। अब आप देखें, अब मेरा मतलब है कि मैं ये इसलिए नहीं कि मेरे दोस्त हैं। आप कायदे-आज़म की नज़रियाती असास के वारिस भी समझे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में अब उनके लेवल की लीडरशिप कौन कर सकता है? उनके लेवल की तो नहीं चले, उनसे मिलती जुलती लीडरशिप कौन कर सकता है, कौन संभाल सकता आप ही बताएं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझ पे छोड़ें। मैं नहीं बता रहा, बताएं। चले, यू आर अ यंग पाकिस्तानी, ओके। आई एम somebody who's, वो कहते हैं ना कि तेरा दिल तो है सनम आशना, मैं तो आशना हूँ। आप मुझे बताएं कि आप व्हाट डू यू थिंक, लीडर किसको मानते हैं कि कौन ऐसा जो कोई शख्स है कि जो आई थिंक वो शख्स जो कायदे आज़म की विजन में बिलीव करेगा और उस पर एक्ट करेगा और उसमें ये एबिलिटी भी हो कि वो एक्ट करे, वही जो है वो उस कैलिबर, कायदे आज़म का कैलिबर तो कोई पूरा कर नहीं सकता, वो तो आप छोड़ दें बात। लेकिन उनकी राह पे चलने वाला जो आएगा वही इस मुल्क में इनकलाब या इस चेंज इस मुल्क में तब्दीली लेके आ सकता है। तो तब्दीली के तो हम नारे सुनते हैं, तब्दीली आ नहीं रही। हाँ तब्दीली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें ना, इनको भी एक बहुत ही बुरे हालात में जो भी हुकूमत मिली, इट वाज एंड पीपल रियलाइज इट, लोग ये भी नहीं कि लोगों को पता है। अब इनको काम है कि दे शुड मूव इकोनॉमिक, जो लोगों के जो हालात हैं उनको बेहतर करें, ठीक है। जो गलतियां हैं, आई एम सॉरी, जो गलतियां खान साहब में हैं या उनकी कबीना में या उनके लोगों में, वो उनको फारिग करना चाहिए और वो लोग लेके आने चाहिए जो हैंड्स डाउन हो, ऑन मतलब कि अगर कोई वज़ीर है तो उसको अपनी वजारत की एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। और अपनी सोच के लोग खान साहब लेके आएँ कि जो जिस तरह वो खुद सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, इसी तरह चलें। पूरा नहीं तो कम अज़ कम तो 50% तो उनकी वो सोच हो ना, इतने मुहब्बे वतन तुम हो कि नज़र आए। अच्छा, आपसे सियासी मशवरे वगैरह इमरान खान करते हैं कभी? जब से कभी कभार हम कोई सियासत पे, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। नहीं देखिए, मैं कब कोई इतना बड़ा कोई सियासी माइंड तो नहीं हूँ, लेकिन नज़रियाती जो है ये मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करता हूँ। हाँ, नज़रियाती के कायद और इकबाल का विज़न और आगे इसको किस तरह करना है, उनकी बड़ी ये जिस तरह अब मुझे आई हैव बीन मेड वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, जो है उनकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मुझे बनाया है। और ख़ास मुझे खान साहब ने ये टास्क दिया है, उन्होंने ये मुझे कहा है कि देखो पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, हम ये नहीं चाहते कि दुनिया का सबसे अजीम मनी मेकिंग इदारा बन जाए, लेकिन ये हमारा पाकिस्तान का नैरेटिव है। इस इदारे ने पाकिस्तान का नैरेटिव आगे लेके जाना है, इस इदारे ने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को आगे लेके आना है, इस इदारे ने हमारी गुड वैल्यूज़ आके लेके आनी है, इस इदारे ने हमारे जितने फाउंडिंग फादर्स हमारे हीरोज़ थे उनको हमने लोगों तक उनकी ज़िंदगियों, उनके स्केचेस, ये सारी चीज़ हमने जो पाकिस्तान टेलीविज़न में सबसे पहले ये हमारा अवलीन क्या कहते हैं ये सोच है, पहली तरजीह है। उसके बाद एंटरटेनमेंट भी हो, सब कुछ हो। ही हिमसेल्फ इज़ क्वाइट अ लिबरल पर्सन, आई मीन ही नॉट डजंट हैव दैट थिंग एट ऑल। तो वो बिल्कुल साथ रहे, लेकिन ये क्योंकि पाकिस्तान टेलीविज़न जो है यही पाकिस्तान का नैरेटिव आगे ले जा सकता है, ये कोई और चैनल प्राइवेट नहीं ले जाएगा और ना ही ले जा सकता।
मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप जैसे कि इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप तो उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तो वो उनको खाने में क्या पसंद है और वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं जो ज़्यादा लोग इमरान खान के बारे में नहीं जानते? खाने में तो हर चीज़ ही। अच्छा, कुक्कड़ उन्होंने देसी खाना है, कुक्कड़ देसी है ठीक है, कुक्कड़ देसी होना चाहिए। और दूध आई थिंक ही लाइक्स बकरी का, और रखी हुई बकरी है उन्होंने, एक दो बकरियाँ, उसका दूध वूध खालिश चीज़ें। घर में उन्होंने काफ़ी फ्रूट ट्रीज़ लगाए हुए हैं, माल्टा, किन्नू और चीज़ें, एवोकाडो, बहुत सब। अभी वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने कोई 10-15 दरख्त एवोकाडो के लगाए हैं। तो वो ही इज़ फॉन्ड। हाँ, स्टेक खाने का उनको शौक़ है, बीफ स्टेक। मैं वो कोई दोस्त है हमारे बाहर से भी आते हैं, वो वहाँ से भी, अमेरिका से भी ले आते हैं। पीछे मैं गया हुआ था कोई चंद हफ्ते पहले, तो मैं ही लाहौर से यहाँ से स्टेक्स ले गया। अच्छा। तो वहाँ फिर बनाई मैंने। तो वैसे उसको ना कुछ मिले तो मैं, जैसे हमने कहा, दाल रोटी भी खा लेगा आराम से, उसको कोई गुजारा कर लेगा। और पढ़ने का बहुत शौक़ है, बुक्स वगैरह। हाँ, वो बल्कि उसकी किताब एक अनारकी, विलियम डरम्पल ने वो किताब लिखी है, बड़ी ज़बरदस्त, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। बहुत उसने बेइज्जती किया ईस्ट इंडिया कंपनी की कि कितना जुल्म इन्होंने आके तो किया है इंडिया के ऊपर। तो वो मैंने खान साहब को, जब अमेरिका में थे तो मैंने कहा, या अगर आपको ये प्लीज़ किताब मिले तो लेते आइएगा। तो मैं देख रहा था कि वो रास्ते में वो सोशल मीडिया पे तस्वीरें थी कि वही किताब वो पढ़ रहे थे। अच्छा, जो वो आपके लिए लाने वाले थे। जो लाने वाले थे, तो मेरे ख्याल अब जब वो पढ़ लेंगे तो फिर मुझे मिल जाएगी वो किताब। सो पढ़ने का बहुत शौक़ है। कम लोगों को ये पता है दैट ही रीड्स हर किस्म की किताब, हिस्ट्री पे, रिलीजन पे, सूफीज़म पे, वो पढ़ते हैं। कवालियों का शौक़ है, सबसे ज़्यादा एंजॉय वो कवाली करते हैं। ठीक है। और पीछे पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी एक कवाली थी, मेरी ही कॉम्पोजिशन थी, उनको बड़ी पसंद है वो। फिर मैंने उनको यूट्यूब के लिंक भेज देता हूँ। हाँ, लिंक भेज तो वो सुनते हैं। हाँ, वो सुनते हैं। आई थिंक शायद भाभी भी सुनती हैं, उनको भी। शी इज़ वेरी स्पिरिचुअल आल्सो। खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद हमने ये सोचा था कि आप भी कोई हुकूमती ओहदा संभालेंगे, लेकिन आप तो मंजर से ही गायब हो गए। इसके बारे में मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वही अच्छा, वो सबसे ज़्यादा अहम नहीं, अच्छा तुमने नहीं कहता, अच्छा होगा मेरे लिए, अच्छा सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है। आई वुड लाइक टू मेंटेन माई इंडिपेंडेंस। ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरा मतलब है मैं कुछ कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं करता हूँ। मुझे किसी से को पूछने की ज़रूरत नहीं है। खान साहब को भी पता है, कोई डेलीगेशन आए, कोई बड़ा शख्स आए यहाँ, अब मैंने नहीं करना कोई, ना मैंने को कारोबार करना है, ना मैंने को इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ है, मुझे इस कौम से, अपनी वतन से, अपने लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतनी रिस्पेक्ट दी है कि मेरी सोच से भी मैं, आई डोंट डिज़र्व इट, जो मुझे मिला है। इट इज़ नाउ टाइम कि हमारा पे बैक टाइम है। हम जो जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जो छोटी बड़ी चीज़ इस मुल्क में हम कर सकते हैं, हम करें। सो मैं, आई नीड एन ओपन हैंड। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि मुझे अब कि कोई ओहदा, किसी ओहदा उसको दें, और मुझे कोई ओहदा देंगे तो मैं क्या करूँगा। ये ठीक है, मैं पीटीवी के बोर्ड पे हूँ, मैं लाहौर म्यूज़ियम के बोर्ड पे हूँ, मैं आपकी टूरिज़म के बोर्ड पे हूँ, मैं आपकी वॉल सिटी अथॉरिटी का, मैं जो वॉल सिटी अथॉरिटी की जो हेरिटेज कमेटी में उसका चेयरमैन हूँ। ये चीज़ें जो मैं कर सकता हूँ, जिनकी मैं अहलियत रखता हूँ, मैं उनमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस चीज़ का चेयरमैन ही बनूँ। अब मैं हूँ, मसलन कामरान लशारी साहब हैं, हम इतने सालों से इकट्ठे काम कर रहे हैं, कभी हमने नहीं, मैंने नहीं फ़ील किया कि भाई वो को ज़्यादा मेरे से कर रहे हैं या मैं उनसे कम कर रहा हूँ। वो उनका जो काम है वो बिल्कुल है। और इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि अपना प्राइम मिनिस्टर ने उनको नॉट ओनली ये तमसारा सफ़ेयर जो है इसका वॉल सिटी अथॉरिटी का, इसको हम पंजाब तक लेके जा रहे हैं। अभी हमें प्राइम मिनिस्टर ने वॉल सिटी अथॉरिटी को जो जहांगीर का मकबरा है वो भी दे दिया है कि आप इसकी लुक आफ्टर करें, मरम्मत करें और इसकी रेस्टोरेशन करें, इसको बेहतर बनाएं। इसी तरह
पेशावर का जो ओल्ड सिटी है वहाँ भी कामरान साहब को इन्वॉल्व किया। फिर जो अपना एक जो बड़ा खूबसूरत फोर्ट है बलूचिस्तान में, उसकी भी सारी रेस्टोरेशन उन्हीं के ज़िम्मे है। सो ये अच्छी बात है कि जो लोग अहल हैं किसी चीज़ के, दे शुड बी दे आर डूइंग इट। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है मुझे कभी भी कोई ओहदों शोधों का कोई इतना कोई शौक़ वौक़ नहीं था, और ना ही अभी भी है। कोई मेरा जो कोई काम होता है, देखें बात ये है ज़िंदगी में मैंने ये देखा है कि अगर आप कोई सही काम करना चाह रहे हैं ना, तो ना पैसों की कमी होती है कभी, और ना कोई आपको रोकता है। ठीक है, तो अब तो मेरा मतलब है कि सारी दुनिया को पता है कि मेरी खान साहब के साथ क्लोजनेस है। अब कौन मुझे, मेरा मतलब है कि अगर कोई मैं अच्छा काम करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी अफसर से कहूँ जो अपने ओहदों पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि मैं को मिसगाइड नहीं करूँगा, या मेरा को अपना को पर्सनल नहीं है, ज़ाती मफाद नहीं है, अच्छी राय दूँगा क्योंकि मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो मुझे कोई बिल्कुल, आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कि जो मैं कर रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं, अब अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि कोई ऐसा और बड़ा मेरे से कोई काम हो जाए यहीं बैठे बैठे। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी हवेली को विज़िट करके बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान की सकाफत को देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम कुछ महीने बाद फिर आपको तंग करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।